Last time का clear है सब? What we did in the last class yesterday? Good evening, ma'am. Good evening. If anyone has any doubts regarding the last class, please ask me, and then we'll start with today's unit. So all clear? किसी को कोई doubts नहीं है? Can we start? Yes, ma'am. Okay. So today we'll be doing 3 units, 12, 13, and 14, and that will be the end of our syllabus. So let's start with unit 12. Steps in managing an enterprise. Enterprise, as you all know, मैंने कल बताया कोई भी एक small business जो आप initiate कर रहे हो वो आपका enterprise होता है. तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप, आई टोल्ड यू यस्टरडे. एंटरप्रेन्योरशिप कौन बताएगा मुझे क्या होती है? वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे. एक छोटी सी डेफिनेशन, अ स्मॉल पॉइंट. नो वन. मैम, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कि नहीं, अपने नहीं. आसपास. यस मैम. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप जो मैम जो चलो, इंसान अपने आसपास की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ के उसको सॉल्यूशन निकाल के लाए, वो चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप होती है. वो एंटरप्रेन्योर हुआ, उसने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला. ही और शी इज एन हम्म, एंटरप्रेन्योर. हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, स्किल्स होती है, जो कि हमें ये सारी चीजें जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको कैसे हम मैनेज करेंगे उस चीज में हेल्प करती है. ठीक है. यस मैम. स्किल. अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि विमेन की ग्रोथ अब के टाइम पर ज्यादा इंक्रीज हो रही है इन बिजनेस सेक्टर. अदरवाइज क्या होता है कि विमेन को इतना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इतना इनिशिएटिव वुमेन ले ही नहीं सकती थी कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें. बट आजकल आप बहुत जगह पे, जहाँ भी, ऑलमोस्ट हर जगह पे आप देखोगे, हर सेक्टर में कोई ना कोई फीमेल वर्कर है. आइदर वो किसी सीईओ की पोस्ट पे है, और वर्कर की पोस्ट पे है, या मैनेजर की पोस्ट पे है. उससे अगर आप और नीचे जाओगे, माइक्रो एंटरप्राइज भी हमने कल किया था. माइक्रो एंटरप्राइज आपका क्या था? बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे जो बिजनेस होता है, बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे. तो वहां भी आप ये देखोगे कि छोटे से छोटे बिजनेस में भी विमेन अपना कुछ ना कुछ कर रही है. बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती है आपके लोकल में जो विमेन रन करती हैं. बीट अ ब्यूटी पार्लर. ब्यूटी पार्लर बहुत, ये होता है, ब्यूटी पार्लर ऐसी असेंशियल चीज है आप लोगों के लिए जो आपको छोटे से छोटे इलाके में भी मिल जाएगी, गांव में भी मिल जाएगा, शहर में भी मिल जाएगा. और ये रन कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकता है, फीमेल भी रन कर सकती है. ब्यूटी पार्लर सिर्फ ऐसा है क्या? ब्यूटी पार्लर सिर्फ फीमेल्स के लिए रिस्ट्रिक्ट, मतलब वो है, कंपलसरी है या मैंडेटरी है कि ब्यूटी पार्लर सिर्फ फीमेल्स के लिए ही ओपन होंगे? आजकल आपने देखा है मेल्स के लिए सलोन, ब्यूटी सलोन. यस मैम. या हेयर स्टाइलिंग के लिए होता है. इसमें भी आपका एम्प्लॉयमेंट फीमेल का भी रहता है, इस लेवल तक भी रहता है. अदरवाइज जो आपका माइक्रो एंटरप्राइज है वो बेसिक यही है कि कोई छोटा सा बहुत स्मॉल बिजनेस जो कि विमेन लीड कर रही है, जिसको वो आपका माइक्रो एंटरप्राइज रहेगा, जो कि रन बाय विमेन है, मैनेज्ड बाय विमेन है.
अब के टाइम पे हमारा ग्रोइंग नंबर ऑफ विमेन्स इन एंटरप्राइज, हमारे विमेन का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है एंटरप्राइजेस में। छोटे छोटे जो एंटरप्राइज होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, वो भी उन्होंने स्टार्ट किए हैं खुद से। आइदर उन्होंने स्टार्ट किए हैं या फिर वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि लेबर सिर्फ मेल है, नहीं। अगर मेल स्टिचिंग के लिए कोई काम कर रहा है तो फीमेल इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। वो भी स्टिचिंग सीख सकती हैं, वो भी स्टिचिंग का काम कर सकती हैं। मशीन पे अगर मेल कोई काम कर रहा है देन फीमेल कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो इन सारे सेगमेंट्स में फीमेल का हमारा नंबर जो है, स्ट्रेंथ जो है, वो ग्रो कर रही है आज के टाइम पे। टाइप्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस मैनेज्ड बाय विमेन। विमेन कैसे कैसे टाइप के माइक्रो एंटरप्राइज मैनेज कर रही है। माइक्रो एंटरप्राइज मैंने आपको बताया बहुत ही स्मॉल बिजनेस, बहुत स्मॉल लेवल पे जो है। अब इसमें क्या है, बाय लार्ज women are still confined to micro activities in the rural areas. Most of these activities are still in the cottage industry realm. कॉटेज इंडस्ट्री आपका क्या हो जाता है, जो आपके घर से रिलेटेड, हाउस होल्ड से रिलेटेड काम होता है, वो आपका कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाता है, बहुत स्मॉल जो काम होता है। Classic examples of these are income generation projects for women. These so-called income generation projects for women can be found in the field of handicraft production, which aim at building on the traditional skills of women such as sewing, embroidery, cooking. Women are occupied mostly with traditional activities like cultural, agriculture, cultivation, selling fruits and vegetables, etc. अब हमारा क्या है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज या एंटरप्राइज भी जो है, या कोई बिजनेस भी है, उसका बेसिक एम क्या होता है। अगर मैं अपना कुछ शॉप खोल रही हूं तो मेरा बेसिक एम क्या है, आंसर करो। व्हाट इज माय बेसिक एम? जिस चीज की कमी है उसको पहले फुलफिल करें। इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेरा एम रहेगा। रिटर्न। रिटर्न इन व्हाट कंटेक्स्ट? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट, यस एग्जैक्टली। कि विमेन अब जिस भी सेक्टर में जो भी काम कर रही है, आइदर बीट एंटरप्राइज और माइक्रो एंटरप्राइज, तो उसका मेन मोटिव क्या है, इनकम जनरेशन। तो इन टाइप्स के जो माइक्रो एंटरप्राइज है हमारे, एग्रीकल्चरल हो गए या फिर कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड हो गए या फिर हैंड वर्क से रिलेटेड हो गए, एम्ब्रॉयडरी हो गई, एम्बेलिशमेंट हो गई, इन सब से रिलेटेड जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, इन सब का बेसिक एक हमारा क्या है, मतलब कि मेन एम क्या है कि हम जो विमेन है इस लेवल पे थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट हो रही हैं खुद से। दे अर्न थ्रू दिस। छोटे छोटे बिजनेस से या छोटी छोटे रोल से कहीं पे जो जॉब कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं इन चीजों से। वुमेन कुकिंग से भी अर्न कर रही है। टिफिन सर्विसेज होती है ना, अगर आप बाहर रहे हो कुछ थोड़े टाइम के लिए भी, आपने देखा होगा आसपास के लोग, मे बी आप खुद प्रेफर कर रहे हो खाना बनाना या फिर आप टिफिन लगवा लेते हो, तो विमेन ऑल्सो प्रोवाइड कुकिंग सर्विसेज। या विमेन को अगर आप क्लोथिंग कंपनी में रख रहे हो, एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए रख रहे हो, तो उनको वो भी आता है, उनको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो इन सारी चीजों में, मेनली इन सारी चीजों में आपको फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? बेसिक आपका ये रहेगा कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जो चीज आपकी लोकेशन के हिसाब से सूटेबल रहे, आपका बैकग्राउंड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल कौन कौन सी है। आप उस चीज का तो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते जो आपके आसपास अवेलेबल ही नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं तो कॉटन, बेसिक सिर्फ कॉटन, कॉटन के क्लोथ सेल करना चाह रहे हो आप, खुद बनाकर, खुद स्टिच कर कर, थ्रू योर ओन डिजाइन्स, बट आपके आसपास तो फैब्रिक की कोई शॉप ही नहीं है, तो वो क्या रहेगा, वो आपका
आइडिया ही सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं से ट्रेड करना पड़ेगा, कॉटन लेके आना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को आप लेके चलो जो आपके पास अवेलेबल हो। आपका फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो कि आप उस काम को या जो आपने आइडिया सोचा है उसको आप सक्सेसफुल कर सको। देन आपका इन्वायरमेंट, लोकेशन, लोकेशन किधर है, क्या लोकेशन के आसपास रोड है। ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, क्या लोकेशन के आसपास रोड है, क्या जहाँ की आपकी लोकेशन है वहाँ नेटवर्क्स प्रॉपर हैं, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, आप तक कितने टाइम में वो अवेलेबल हो सकती है चीज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कुछ सेटअप करने से पहले। एंटरप्राइज की रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास रहेगी, क्या क्या हमें चीजें चाहिए जो हम मंगवा सकते हैं या लेके आ सकते हैं विद इन आर बजट। बजट सबसे इंपॉर्टेंट, बजट, बजट से बाहर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। आपने कोई काम बजट से बाहर किया वो डायरेक्टली लॉस में जाएगा, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब चीजों को आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है। बेसिक मैं एक एग्जांपल दूंगी, मान लो आप लोगों ने लिस्ट बनाई कि हमें इस वीक में ये सामान लेके आना है। लिस्ट बन नहीं तो ये मान लो लिस्ट नहीं बनाई, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई, आपको 1 वीक के लिए ग्रोसरी लेके आनी है। आप शॉप पे जाते हो, आपको जो पसंद आता है आप उठा के ले आते हो बहुत सारी चीजें। मे बी बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, मे बी बहुत सारी की बजाय आप गिनी चुनी ऐसी चीजें लेके आ रहे हो जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा आपको कुछ नहीं लग रहा कि हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट थी, ये भी लेनी थी। आपको आके में भी रियलाइज हो रहा है कि ये तो रह गया। कई बार होता है ना हमारे साथ, शॉप्स पे जाते हैं सामान लेके आ जाते हैं, फिर ऐसा होता है एक चीज और लेके आनी थी ये तो रह गई। वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम प्लान नहीं कर रहे हैं, वो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं अपने थॉट्स कि किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या हमें लेके आना है। तो ये चीज हमारी बिजनेस में रहती है कि हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे हम किस चीज को मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा, क्या क्या चीजें हमें बाहर से अवेलेबल हो सकती हैं, क्या क्या हमें खुद लेके आनी पड़ेगी, क्या हम मंगवा सकते हैं। लेवल 3 levels, once the suitability has been addressed, हमें जब सारी चीजें सूट कर जाए तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है वायबिलिटी। वायबिलिटी में हमारी असेसमेंट रहती है 3 लेवल्स पे। फर्स्ट लेवल है हमारा अपॉर्चुनिटीज, जो है हमारी कैटेगराइज कर दी जाती है ब्रॉडली ऑन दीज, कि हमारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर में हमारा फूड बेस्ड, फूड में फ्रूट्स आ जाता है आपका। एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप्स नहीं आती है, एग्रीकल्चरल में आपका एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इंसेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सारा हमारा एग्रीकल्चरल होता है। फूड हमें बेसिक फार्मिंग क्रॉप से मिल सकता है। एनिमल से हमें क्या क्या मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, मिल्क आइदर बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, गोट मिल्क, बहुत न्यूमरस वैरायटी अवेलेबल फॉर द मिल्क ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप नॉन वेज खाते हो तो एग्स हमें मिल सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। नॉन वेज अगेन आपको चिकन मिल सकता है, फिश मिल सकता है। फॉरेस्ट बेस्ड में आपका फ्रूट्स आ गया, वुड आ गया, वुड से भी बहुत अलग अलग फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे सेल होते हैं। उसके अलावा आपका इंसेक्ट बेस्ड, इंसेक्ट सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म जब कोकून में कन्वर्ट होता है तो सिल्क मिलता है, सिल्क से हमारा फैब्रिक बनता है, ये हमारा इंसेक्ट बेस्ड हो गया। इंसेक्ट में अनदर वन वी हैव बी, जो मधुमक्खी होती है, हमें बी जो हनी मिलता है जहां से, वो हमारा इंसेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद इन सब की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या क्या सर्विस हम प्रोवाइड करें, ये सारा हमारा लेवल फर्स्ट में आ जाता है। लेवल सेकंड में इस स्टेज पे क्या है, सारे आइडियाज को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, कि हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट जा रहा है उसका नेचर क्या है,
नेचर मतलब कि वो कितना पोटेंशियल है उसमें कि वो सेल कर रहा है खुद को, या फिर उसकी डिमांड कितनी है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मार्केट में एक चीज है, बेसिक कोई चीज है, लेट्स से वाटर बॉटल्स, पानी बहुत कंपनीज का आता है, तो इस लेवल पे अगर आप पानी का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप उसको सेल कर रहे हो, तो क्या आपकी उतनी सेलिंग होगी जितनी आपने एक्सपेक्ट की होगी? नो मैम। एट दिस स्टेज नहीं होगी। बट लेट्स से कि कहीं पे वाटर शॉर्टेज है, कहीं पे ऐसी सिचुएशन है, इधर ड्रॉट है या कुछ और क्लाइमेटिक चेंज है, या कोई सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन, जहां पे जो सप्लाई वाला वाटर है वो नहीं पहुंच पा रहा है किसी को, तो उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी सेम बॉटल्स की? मैम वहाँ पे हाई डिमांड होगी। हाई डिमांड होगी, जिसके हाई डिमांड होगी उसका कंपनी प्राइस भी बढ़ाती है, बहुत ऑब्वियस बात है। तो जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो ही वो सेल होगा। हमें ये चीज भी देखनी है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है मार्केट में। आपने तो किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने ये नहीं देखा मार्केट का, आपने सर्च नहीं किया, कुछ नहीं सर्च किया कि ये चीज रिक्वायर्ड है या नहीं है। जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है वो बिकेगी नहीं, तो बेसिक मैथ है कि आपका लॉस होगा उस चीज में। जो सेल ही नहीं हो रही उसका आपके पास प्रॉपर लॉस रहता है। फ्यूचर मार्केट में उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, उसकी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है, और उसको आप सेल किस मार्जिन पे कर रहे हो। आपकी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज है तो आप किसी चीज को 12 रुपए में नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? जवाब मिलेगा किसी का? क्यों नहीं बेच सकते? अगर मेरी प्रोडक्शन 10 रुपए की निकल रही है किसी चीज के लिए, और मैं उसको 12 रुपए पे बेचना चाह रही हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो होगा, फिर भी लोग बोलेंगे कि जब 5 रुपए एक्स्ट्रा आपने बढ़ा के दे दी। नहीं, देखो 10 रुपए में हम बना रहे हैं उसको, 10 रुपए का मेरा सामान लग रहा है, मैं उसको 12 में बेच रही हूँ, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? और चीजें आपने माइंड में रखी फैक्टर्स की? मैम मैं नहीं होगा, अगर क्यों नहीं होगा विनीता? क्योंकि मैम लेबर्स अगर है तो उनको देने पड़ेंगे, फिर हम्म। ट्रांसपोर्टेशन के देने पड़ेंगे, यस। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर टेक्नोलॉजी, उन सब में भी जाएगा तो लॉस के चांसेस ज्यादा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। कि हमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं। आप 12 रुपए में नहीं बेच सकते, 12 में तो आपकी कॉस्टिंग ही नहीं बनेगी। प्रोडक्शन चार्ज अलग होता है, उसके अलावा बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं। उस सामान को जहां से आपके पास है वहां से रिटेल स्टोर तक लेके जाना, उसका चार्ज होगा। आप सामान ऐसे ही नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, उसका चार्ज होगा। आप बैठ के खुद बोतलें नहीं भर रहे हो, लेबर है आपके पास, उनको आप पे करते हो, उसका चार्ज होगा। तो 12 रुपए क्या होगा? 12 रुपए आपका लॉस में जाएगा। अब सेटिंग अप द एंटरप्राइज, हमारे पास एंटरप्राइज सेट करने के लिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है चीजों की? बेसिक हमारा एक आइडिया होना चाहिए हमारे पास, किस आइडिया से हम क्या चीज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी में काम करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बजाय उसके कि आप उस चीज में काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है हम लोगों का, हम उसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, हमें टाइम का नहीं पता लगता उस चीज में। ठीक है, ये आप लोगों के साथ हुआ होगा। किसी का अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी का कलरिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कपड़े स्टिच करना पसंद है, किसी को एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है। तो जिन काम में हमें हमारा मन खुश होता है, जिन काम से, वो अगर हम करते हैं हमें टाइम का नहीं पता लगता है। हमारा ऐसा नहीं होता कि हम पे प्रेशर बनता है। तो यही चीज आपको
रिकमेंड की जाएगी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसा एंटरप्राइज स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। विदाउट इंटरेस्ट वो चीज आप पे मे बी स्टार्टिंग में आपको ना लगे, बट कुछ टाइम के बाद बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगी। आपका मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है कि आपका जो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो उसकी डिमांड कितनी है, कितने लोग उसको लेना चाह रहे हैं, उसका कंपटीशन कौन कौन है। पानी का मैंने एग्जांपल दिया आपको। कोई मुझे वाटर बॉटल के ब्रांड्स बता सकता है अवेलेबल इन बिस्लरी। द मार्केट? बिस्लेरी, वेरी गुड। बिस्लेरी के अलावा? हिमालय। यस। एंड बिस्लेरी के जो नकली भाई बहन है उनका भी कोई एग्जाम्पल दे दो। बिस्लेरी के नाम से या बिस्लेरी के नाम को ही मिस प्रोनाउंस करके कितने सारी बॉटल्स निकलती हैं, देखिए आप लोगों ने। ये तो बहुत बेसिक है, आपको अपने आसपास दिखेगा जो बिस्लेरी बिल्सेरी भी बना के बेचा जा रहा है, उसकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ चेंज करके बेचा जा रहा है, उसको प्रॉपर सेम फॉन्ट रख के सब कुछ सेम रख के सिर्फ स्पेलिंग अलग करके, क्योंकि कस्टमर का इतना ध्यान नहीं देता है। अगर कस्टमर किसी ऐसी जगह पे, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कस्टमर का ध्यान रहता है कि हाँ हम किसी और चीज के लिए, हमारी प्रेफरेंस है कि हमें कोई और काम करना है अभी, तो वो इतना नहीं ध्यान देते कि हाँ ये प्रोडक्ट कौन सा है। सेम कलर स्कीम अगर लगा के दे दी तो आंखों को धोखा हो जाता है कि चल ठीक है ले लिया, वो बाद में ध्यान से देखोगे ना तो बॉटल को आपको बॉटल पे स्पेलिंग अलग मिलेगी। तो अब इस लेवल पे ब्रांड्स कितने, बहुत, अभी तो आप लोगों ने 2 ही ब्रांड बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उनके साथ आपका कंपटीशन क्या रहेगा आपने वो भी देख के चलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ये सब आ जाता है कि कहाँ पे क्या एरिया रहेगा आपका, क्या उसकी छत कैसी रहेगी, उसके नीचे कितने बंदे काम करेंगे, पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगी, इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आएगा, नेटवर्क कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें भी। उसके बाद ऑब्टेनिंग मशीनरी, मशीनरी अगर आपका काम मशीन का है तो वो मशीन आप कहाँ से लेके आओगे। अगर छोटी मोटी सी सुइंग मशीन चाहिए तो वो आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप कुछ इंटरनेशनल लेवल तक का सेट कर रहे हो या आप मास प्रोडक्शन पे काम करना चाह रहे हो, बहुत मास प्रोडक्शन होता है आपका, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज प्रोड्यूस करना, तो उसके लिए मे बी आपको मशीन्स बाहर से इंपोर्ट करानी पड़े। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कि हमें मशीनरी की अगर वहां पे जरूरत है तो, अगर हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क है तो बेसिक है, हमें मशीनरी की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्शंस, यही चीज की क्या हम बनाने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, कब बनाने वाले हैं, इसकी सारी कैलकुलेशन, इसमें सारा क्या कॉस्ट रहेगा, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगा, मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, मैं इसको सेल कितने पे करूंगी, कितना परसेंट मेरा मार्जिन रहेगा। इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रेनिंग इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, क्या क्या इम्प्लीकेशंस है ट्रेनिंग के इन एंटरप्राइज मैनेजमेंट। एंटरप्राइज मैनेजमेंट में फर्स्ट हम ये देखते हैं कि प्री एस्टेब्लिशमेंट डिसीजंस हमारे क्या होते हैं। प्री मतलब कोई चीज होने से पहले, एंड देन मेरा पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट, पोस्ट मतलब कोई चीज होने के बाद। तो अब मेरे क्या क्या पॉइंट्स हम कंसिडर करके चल रहे हैं। फर्स्ट इज सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगी क्या है मेरे पास। सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, कैसा मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, सारा प्रॉफिट, सारा मार्जिन, सारा सेल्स, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे,
हमारा मार्केट सर्वे कि क्या इस प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट में, फीजिबिलिटी रिपोर्ट कितना वो बिक सकता है, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हमारी प्री एस्टेब्लिशमेंट में आती है। इन चीजों का हम ध्यान कब रखते हैं, जब हमने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, करने के बाद नहीं, करने से पहले। देन हमारा पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन, एस्टेब्लिश बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कमेंसिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिक कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में जा रहे हैं, हमारा क्या क्या प्रोडक्शन की जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग हम कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग के थ्रू ही हमारी बहुत सारी चीजें सेल होती हैं। नेक्स्ट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजिंग मनी, सस्टेनिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सारी चीजों को मैनेज करना, हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, या फिर हमारा डेली का जो एक्सपेंस है वो भी मैनेज होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम किसी लेवल पे हैं तो उस लेवल पे रहना कैसे है, वहीं की वहीं या उससे ऊपर, उससे नीचे नहीं जाना। तो वो एक जो हमने ग्रोथ की है उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी हमारा पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद का डिसीजन है। स्टेप 2 में हमारे पास आ जाता है कंडीशंस फॉर लॉन्चिंग। हमारे पास 3 कंडीशंस होती है अब लॉन्चिंग के लिए, फंड्स, फ्रेंड्स एंड फॉर्मेलिटीज। फंड्स बेसिक आपका जो बैंक से रिलेटेड काम हो गया, कि फंड्स आपके पास कहाँ से आएंगे, कौन से बैंक से आप क्या लोन लोगे, इधर आप बैंक से ले रहे हो या आप कहीं अपने नोन में से ले रहे हो, या मे बी आप पेरेंट्स से ले रहे हो, मे बी आपकी सेविंग्स है ऐसी। तो ये हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की, वो फंड्स हमें कहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इधर रेफर आपके दोस्तों को नहीं किया गया है, फ्रेंड्स रेफर इधर किया गया है ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। आपके साथ कौन और ओनर है, पार्टनर है, उसको एज अ फ्रेंड रेफर किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हो जाते हैं फिर आपके पास किसी चीज को रन करने के लिए, क्योंकि आप अकेले डिसीजन लेने वाले नहीं होते हो, इसमें आपने दूसरे को भी कंसल्ट करके चलना पड़ता है। अब आपकी अगर खुद का अकेले का बिजनेस है तो इंडिविजुअल ओनर आप हो। अगर आप पार्टनरशिप में हो कि एक ही बिजनेस को 2 या 2 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो आपका पार्टनरशिप हो गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सारी आपकी एक ओनर से ज्यादा जो हो जाते हैं वो कंपनीज हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि मेंबर्स के थ्रू रन करती है, किसी एक सोसाइटी में कोई मेंबर्स है उसके थ्रू कोई प्रोग्राम या कोई बिजनेस रन कर रहा है, वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका बैंक्स आ गया है। फॉर्मेलिटीज में आपका बैंक्स या जो आपका लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपकी लीगल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपका फॉर्मेलिटीज में आता है। ये सारी चीजें जैसे कि पोल्यूशन का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी कंपनी रन कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप पोल्यूट जरूर कर रहे हो, तो वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट और उस कंपनी का साइज क्या रहेगा, क्या उसका प्रोसेस है, आप कुछ टॉक्सिक चीजें यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, कुछ यूज कर रहे हो टॉक्सिक तो उसका अलग से आपका प्रोसेस रहता है, प्रोसीजर रहता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। कि ये तो आप लोगों ने खुद से भी मतलब स्कूल में भी सुना होगा कि हाँ बहुत सारे कंपनीज वाले क्या करते हैं, अपना जो अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट है या अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डायरेक्ट रिवर्स में कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुना है या पढ़ा है कहीं पे? यस मैम, सुना है ना पढ़ा कि है। अनट्रीटेड। इसमें क्या होता है, इससे हमारी जो एक्वेटिक मरीन लाइफ है वो बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है उसको। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो काम होते हैं उसमें क्या होता है, मान लो अगर मेरा प्रिंटिंग का काम हो रहा है, प्रिंट करना कुछ, प्रिंट करने से चीजें क्या होती है, गर्म होगी कोई चीज तो ही वो प्रिंट कर पाएगा। उस चीज को ठंडा करने के लिए पानी का यूज हुआ, अब वो पानी क्या हुआ, गर्म हो गया। उस पानी को अगर आप गर्म का गर्म ऐसे ही सीवेज में छोड़ दोगे या फिर रिवर में उसको डायरेक्ट सप्लाई कर दोगे रिवर की तरफ, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसको हार्म होगा बहुत। प्रिंट कर रहे हो तो बेसिक है उस पानी में केमिकल्स भी जाएंगे।
केमिकल्स हम खुद ही नहीं सर्वाइव कर सकते तो कोई और ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेगा उस चीज से। ये आपकी चेक स्टेप 3 है हमारा, चेक प्रायर लर्निंग। पहले से आपको क्या क्या चीजें पता है वो सारी चीजें आप चेक करोगे कि प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगी, आपकी क्रिएटिविटी क्या क्या है, कितना रिस्क लेना चाह रहे हो आप, कितना आप सोच रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ रिस्क लेना आना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, बट ऐसा नहीं ना कि उसके रिस्क लेने के चांस तो है 0 पॉइंट कि वो लेगा रिस्क 100%, बट उसमें प्रॉफिट का चांस क्या है 0.5%। तो वो फायदेमंद नहीं है। उसने रिस्क तो ले लिया बट किस कॉस्ट पे, वो उसका सारा ही लॉस जाएगा। तो उसको ये चीजें मैनेज करना आना चाहिए कि मैं कितना रिस्क लूंगा तो कितना मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, क्या वो रिस्क लेना वर्थ इट है, ये भी ध्यान रखना है एंटरप्रेन्योर ने। देन सम मिथ्स एंड रियलिटीज। विमेन डू नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये स्टार्टिंग से चीजें ऐसी जो चलती आ रही हैं कि विमेन को तो नहीं समझ आता बिजनेस कैसे होता है। ये मिथ है। विमेन डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। आज के टाइम पे बहुत सारी विमेन, मेजॉरिटी ऑफ विमेन्स आर रनिंग देयर बिजनेस, मेजॉरिटी ऑफ विमेन्स आर वर्किंग समवेयर, एंड ऑल्सो वो विमेन्स क्या कर रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं। सेटिंग अप अ बिजनेस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ये माना जाता है कि कोई बिजनेस सेट करना है हमने तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है, नहीं ऐसा नहीं होता। ओनली दोज women who belong to business families can run a business। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि कोई फीमेल, अगर फीमेल के घर परिवार कोई ऐसा जो बिजनेस में है तो ही वो विमेन बिजनेस में प्रॉपरली आ सकती है। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ऐसा कुछ भी सही नहीं है। ये दीज आर ऑल जो कि बहुत नेगेटिव बिलीव्स हैं लोगों के, आज के टाइम पे नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। विमेन अंडरस्टैंड बिजनेस एज वेल एज मैन। मैन जैसे बिजनेस संभालते हैं सिमिलर तरीके से विमेन भी चीजों को संभाल सकती है, रियलिटी है ये। Women have better capability to be a business manager, to be business managers। बिजनेस मैनेजर बनने की कैपेबिलिटी विमेन की ज्यादा है। कैसे है? क्योंकि जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं विमेन के, वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्लियर होते हैं, एक्यूरेट होते हैं कहीं ना कहीं मेंस के कंपैरिजन में। तो वी आर बेटर डिसीजन मेकर्स देन मेन। सेटिंग अप बिजनेस इज इजी इफ वन फॉलोज द प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। रियलिटी है ये कि एक बिजनेस सेटअप करना इजी है अगर आप चीजों को प्रॉपर तरीके से हायरार्कल मैनर से फॉलो करो कि हाँ इस चीज के बाद हमने ये चीज करनी है, इसके बाद ये चीज करनी है, इसको सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो चीज आप बिजनेस, जिस चीज का आप बिजनेस नहीं कर सकते आप उसका बिजनेस नहीं करोगे। ये हमारी गाइडलाइंस है। आप किसी ऐसे टॉक्सिक चीज का बिजनेस नहीं करोगे या फिर ऐसी चीज जो बैन हो रखी है थ्रू आउट द कंट्रीज, थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसका बिजनेस नहीं करोगे। One needs to have only the necessary motivation, family does not matter so much। आपकी मोटिवेशन मैटर कर रही है कि आपने बिजनेस करना है या नहीं करना, फैमिली का उससे कोई रोल नहीं है। आपको मैनेज करना है आपकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, आप फाइनेंशियली कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं। यूनिट 12 इज कंप्लीट। तो अब हम यूनिट 13 पे आते हैं। द ऑनलाइन, पहले मुझे ये बताओ 12 में क्लियर है सब या किसी ने कुछ पूछना है? No, ma'am. Okay, so let's start with unit 13, the online economy and e-marketing। What is e-marketing? आप लोग बताएंगे मुझे। What does E stand for in e-marketing? इलेक्ट्रॉनिक। Yes, very good, electronic। and marketing क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। प्रमोट करना। ओके, हम इलेक्ट्रॉनिकली, अब इस टर्म का मुझे मतलब बताओ।
ई मार्केटिंग का मतलब बताओ, आपने अलग अलग तो मुझे बता दिया, अब इसका एक सिंगल मीनिंग क्या रहेगा इस वर्ड का? जिसमें मैम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे इंटरनेट वगैरह यूज हो, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज यूज हो एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. हाँ, दैट इज व्हाट प्रमोट. ई मार्केटिंग इज. यस यस यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड. इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स. ऑनलाइन. बोलो बोलो. ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में यस. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं. हम्म. मार्केटिंग जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उसमें हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं. हम्म. वो तो हमारा ई कॉमर्स हुआ. मार्केटिंग हमारा सेलिंग से अलग होता है, ठीक है. मार्केटिंग जी. इज द स्टेप बिफोर सेलिंग. सेल होने से पहले मार्केटिंग होती है चीजों की. जी. लेट्स स्टडी ऑनलाइन और डिजिटल इकोनॉमी. इकोनॉमी हम टर्म जो यूज करते हैं वो करते हैं मनी से रिलेटेड, ठीक है. तो ऑनलाइन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी एप्स हैं जिनके बेस पे हम पे कर सकते हैं चीज़ों के लिए. तो वो हमारा क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वो सारा हमारा इसके अंदर आता है. इसमें हम हमारी एडवांटेज क्या रहती है, हम अगर पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं, किसी और चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें नहीं, जिसका बिजनेस है उसको भी बहुत एडवांटेज है. क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लेट्स सी. इंक्रीज्ड परचेजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द बायर्स. ऑनलाइन लोग ज्यादा खरीद रहे हैं इन कंपैरिजन टू गोइंग टू ऑफलाइन स्टोर्स. क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वो किसी भी टाइम अपने घर पे बैठ के कुछ भी खरीद सकते हैं. उसके बाद लोअर स्टाफ कॉस्ट. स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं. अगर आप कर ही पाए चीजों को ऑनलाइन रहे हो तो उसमें स्टाफ की स्टोर पे क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, स्टाफ का रिडक्शन हो जाता है एक स्टेज पे आके कि हाँ इस लेवल पे हमें स्टाफ की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारा ऑनलाइन परचेज हो रहा है. नेक्स्ट इज मार्केट एक्सपेंशन. ऑनलाइन का हमारा बिजनेस अभी के टाइम पे पीक पे है बिल्कुल. बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. इफ यू वांट, आपकी एरिया में ब्लिंकिट है, आप 10 मिनट में कोई प्रोडक्ट अपने पास मंगा सकते हो. ये हमारा ऑनलाइन चीजों का फायदा है. उसके बाद लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है हर एरिया में, हर थोड़े थोड़े स्टेप के बाद, या आपको छोटे छोटे पैम्फलेट बांटने की जरूरत नहीं है. आप ऑनलाइन इन चीजों को कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग पेपर्स. आप ऑनलाइन कोई एड डिजिटली निकाल सकते हो. यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे एड्स आती हैं बीच बीच में. सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी एड्स आती हैं बीच बीच में, कहीं कहीं किसी किसी प्रोडक्ट की. तो वो क्या है, हमारा लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट है कि एक सर्टेन अमाउंट पे हमारी कोई चीज इतने लोगों को रीच कर रही है, जितनों को मे बी अगर हम बिलबोर्ड्स भी लगाते तो भी नहीं रीच कर पाती है, उतना रिस्पॉन्स हमें आता ही नहीं. उसके बाद अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस. कोई भी एक बिजनेस अगर ऑनलाइन है तो उसकी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल लेवल पे जा सके, मतलब वर्ल्ड वाइड जा सके, सिर्फ इंडिया तक ना रह के. बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पे भी पेजेस देखे होंगे या फेसबुक पे या किसी अदर ऐप पे कि दे शिप देयर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली ऑल्सो. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं कि आप इंटरनेशनल से किसी और कंट्री से उस प्रोडक्ट को इंडिया में मंगा सकते हो एट अ सर्टेन कॉस्ट. ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते में मिलेगा, उसका कॉस्ट वो रिकवर होगा सारा, कि उसको प्रोडक्ट को उधर से उधर भेजने में कितना टाइम लगा है, कितना पैसा लगा है, वो सारी चीजें इंक्लूड होके आपके पास प्रोडक्ट आता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट. प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हो रहा है, जितने ज्यादा लोगों तक हमारा एडवर्टीजमेंट पहुंच रहा है, उतने ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, उतने कम स्टाफ की हमें जरूरत है. तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इन सबसे.
लास्ट इज इंक्रीज्ड कस्टमर सर्विस एंड लॉयल्टी। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेली इंक्रीज होंगे, क्योंकि डेली हमारी एडवर्टीजमेंट जो है या हमारे प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं किसी नए इंसान को रीच कर रहे हैं, तो इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, वो क्या करेंगे, वो किसी और को भी रिकमेंड करेंगे। बेसिक ये आपके साथ भी होगा कि कोई आपसे पूछे कि यार मैं चल कौन सी सनस्क्रीन लूं, तो आप रिकमेंड करोगे उसको, क्योंकि आपने कहीं ना कोई प्रोडक्ट यूज किया है जो आपको अच्छा लगा। तो वो क्या हो रहा है, वो आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज हमारा ई मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिकली जो हम मार्केटिंग करते हैं वो मार्केटिंग हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ई मार्केटिंग की टर्म यूज हो रही है हमारी। इसमें सिर्फ हमारा इंटरनेट नहीं आता, बट हमारा ईमेल भी आता है और सोशल मीडिया एप्स भी आते हैं। इंटरनेट बट ऑल्सो इंक्लूड्स मार्केटिंग जो हमारी ईमेल के थ्रू होती है, सोशल मीडिया के थ्रू होती है। ईमेल के थ्रू आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ नाइका फॉर बोथ दी सेक्शंस, कि नाइका में आप अपनी कार्ट में कुछ ऐड करके छोड़ दो, आपके पास उसके लिए ईमेल आएगा कि आपके कार्ट में ये प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास उसके लिए व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा। किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस की है? यस मैम। यस है ना, मैम। कि आपके पास ये आ जाता है कि आपके कार्ट में जो प्रोडक्ट्स थे उनका प्राइस ड्रॉप हो गया है, और ईमेल पे भी सेम चीज आएगी, व्हाट्सएप पे भी सेम चीज आएगी। तो वो क्या हो रही है, ई मार्केटिंग है, प्रोडक्ट को सेल करने की टेक्निक है वो, कि आपको वहां वापस उस लिंक तक लेके आए सो दैट यू परचेज दैट। उसके अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी एप्स पे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एड्स मिल जाएंगी। The advantages of e-marketing are it reduces marketing cost of the product। e-marketing से इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी मार्केटिंग है उससे जो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें फिजिकली कोई चीज नहीं करनी पड़ती, हमें कंप्यूटर पे बैठ के कोई एड बनानी है एंड देन सर्कुलेट करनी है। इट हेल्प्स टू रीच द राइट कस्टमर। राइट कस्टमर तक कैसे रीच करेगी, एल्गोरिदम होता है हर चीज का। एल्गोरिदम सुना है सबने, टर्म एल्गोरिदम? नो मैम, मैं तो नहीं सुना, आपके मुंह से सुना है मैंने फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये ना हमारी एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम जैसे आप अपनी एज, कोई भी ऐप यूज करना स्टार्ट करते हो तो आप उसमें क्या भरते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ भरते हो, है ना। डेट ऑफ बर्थ आता है कि आपका बर्थडे किस दिन है, उससे कंपनीज के पास भी डेटा जाता है कि हाँ हमारा जो कस्टमर है इस एज ग्रुप का है। ठीक है, तो उस एज ग्रुप के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको मोस्टली वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे अपने आगे उस ऐप पे। ठीक है, वो हमारा एल्गोरिदम सेट होता है। तो उससे क्या होता है कि जो हम जिस भी चीज की हम ऐड कर रहे हैं उस पे भी हम अपना एल्गोरिदम लगा सकते हैं कि मुझे ये जो ऐड है, मैं कुछ एक प्रोडक्ट अगर बेचना चाह रही हूँ तो मैं ये इस एज ग्रुप तक के लोगों के पास चाहती हूँ कि ऐड के थ्रू जाए, तो ये उसी एज ग्रुप के लोगों के पास जाता है ऐड के थ्रू। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द मार्केटिंग प्रोसेस। हमारे पास डिजिटली हर चीज का डेटा रहेगा तो ये बहुत इजी होगा हमारे लिए कि हम मॉनिटर कर पाए कि हमारा मार्केटिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, क्या वो प्रॉफिट में चल रहा है, क्या वो लॉस में चल रहा है। इंक्रीज सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेसिक है कि ऑनलाइन हम जो कर रहे हैं उससे हमारी सेल्स की प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है तो बेसिक है कि हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स या फिर ई मार्केटिंग के हमारे पास टाइप्स क्या क्या हो जाते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट इज बी टू बी। बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस, कोई चीज सेल हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है, हम कस्टमर है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बट एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को वो चीज सेल कर रहा है, वो हमारा बी टू बी रहता है। इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक
exchange of product, services or information between businesses rather than between business and consumer. इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है ऑनलाइन जो सप्लाई एक्सचेंज वेबसाइट्स दैट अलाउ बिजनेस. ठीक है, अब मुझे जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस में हम लेके चलते हैं पेंटालून्स की वेबसाइट. पेंटालून स्टोर तो देखा है ना आसपास कहीं? पेंटालून्स विजिट किया है किसी ने? यस मैम. पैंटालून्स पे आपने देखा होगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं. ठीक है, सेम विद वेबसाइट. आप वेबसाइट पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसी एक पैंटालून्स के नाम के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे. तो ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस है कि पैंटालून्स को वो ब्रांड कुछ दे रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें नहीं कर रहे डायरेक्टली. हम कोई चीज पैंटालून से बाय कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी बाय कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन मीडियम रहा वो क्या रहा, पैंटालून्स के थ्रू हमने वो चीज बाय की. ठीक है, वो B2B है अप्रोच कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ सेल कर रहा है. नेक्स्ट इज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर. इसमें हमारा आ जाता है कोई भी बिजनेस कस्टमर को क्या सेल कर रहा है, वो मेरा B2C में आता है. आपकी जो लोकल शॉप्स हैं वो कहीं से कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं, बट वो हम खरीद रहे हैं तो वो हम तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारा B2C हो गया. किसी भी हम लोकल शॉप पे या किसी नॉर्मल शॉप पे भी जाते हैं, वो हमें कुछ डायरेक्ट बेच रहे हैं, तो वो B2C रहता है हमारा, बिजनेस टू कंज्यूमर. नेक्स्ट इज C2C. C2C हमारा ऐसे टाइप का ई कॉमर्स है जिसमें कस्टमर ही कस्टमर को कोई चीज सेल कर रहा है. C2C का एक बहुत मेजर एग्जांपल है, कोई ऐप है, बताएगा मुझे कोई? कस्टमर टू कस्टमर. क्विकर. क्या क्विकर? यस मैम, पहले था वो कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के फोटो खींचकर उनके वेबसाइट में अपलोड करता था, फिर जो सेकंड कंज्यूमर है वो उसको बाय करता था, तो ये डायरेक्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता था. हाँ, बिल्कुल यही कस्टमर टू कस्टमर. जैसे OLX है, OLX पे भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्स, बाइक्स, ईयरफोन्स, बहुत सारी न्यूमरस अमाउंट ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे जो कि किसी और के हैं बट वो बेच रहे हैं. तो कस्टमर टू कस्टमर ये भी होता है. नेक्स्ट इज कस्टमर टू बिजनेस. एक कस्टमर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है और कोई बिजनेस वहां से खरीद रहा है, वो हमारा कस्टमर टू बिजनेस हो जाता है. इसका ऑपोजिट बिजनेस टू कस्टमर था ना जो, उसका ऑपोजिट हमारा कस्टमर टू बिजनेस. एक कस्टमर कोई एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है, मे बी सर्टेन टाइप ऑफ कुछ यूनिक वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई बिजनेस के साथ उसका टाई अप है या कोई बिजनेस इंटरेस्टेड है उससे खरीदने में, तो वो हमारा C2B आ गया. जैसे मान लो मैं कुछ आर्ट वर्क प्रोड्यूस करूं, मुझे कुछ बहुत अच्छा पेंटिंग आती है करनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से, और ब्रांड्स को वो चीजें सेल करनी है, उसको किसी ब्रांड को मेरा आइडिया बहुत यूनिक लगा, वो मुझसे खरीद के आगे बेच रहे हैं उस चीज को, वो मेरा कस्टमर टू बिजनेस आ गया. नेक्स्ट हमारे कुछ बेसिक लॉज जो रिलेटेड टू ई कॉमर्स है कि हमारा ट्रेडमार्क होना चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए चीजों पे, मतलब कि आपका आइडिया कोई कॉपी ना करे और आपका जो आइडिया है वो सिर्फ आप तक ही रहे. ये सारे हमें बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये हमें सारा फॉलो करना पड़ता है. हमारा कॉपीराइट, कोई हम सॉफ्टवेयर हमने प्रोड्यूस किया है अपना ही सॉफ्टवेयर, तो वो कोई और ना यूज कर सके, कोई और उस टेक्नोलॉजी को ना यूज कर सके, उसके लिए हमारा प्रॉपर कॉपीराइट होता है. ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग एंड फैशन इंडस्ट्री. फैशन इंडस्ट्री में ई कॉमर्स क्या है?
ई कॉमर्स बेसिक आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिकली हम कुछ सेल कर रहे हैं वो आपका ई कॉमर्स में आ जाएगा। तो फैशन इंडस्ट्री में ये चीज़ें क्या है, फैशन इंडस्ट्री में क्लोथिंग सेल करना, एक्सेसरीज सेल करना, वो हमारा सारा फैशन के अंदर आता है। प्रॉपर लुक सेल करना। अब हमारी एक्सेसरी लुक के अंदर किसी एक लुक को कंप्लीट करने में क्या क्या चीजें लगती हैं, मुझे बताएंगे एक बार? मान लो मुझे क्रिसमस के लिए रेडी होना है किसी फंक्शन पे जाने के लिए, तो उस लुक में क्या क्या लगेगा मेरा? मैम एक तो मेन जो इवेंट के लिए ड्रेस होगी, और प्लस एक्सेसरीज जैसे यस। ज्वेलरी, हम्म बैग, हम्म शूज, यस। हेयर एक्सेसरीज, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ये सारा हमारा मिलके एक लुक बनती है, मिलके उसको हम फैशन कहते हैं। हम फैशन सिर्फ कपड़ों को नहीं कहते, पूरी लुक में क्या क्या इंक्लूडेड है वो। अब हमारा हेयर बैंड हो गया, इयररिंग्स हो गए, नेकलेस हो गया, पियर्सिंग हमारी क्या है, हमने क्या डाला हुआ है, ब्रेसलेट्स क्या है हमारे पास, हैंड बैग हम कौन सा कैरी कर रहे हैं, फुटवेयर हमारा क्या है, वो सारा हमारा एक लुक कंप्लीट करता है। तो अब लुक कंप्लीट कर, अब हाँ एक चीज और, जो हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन होते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का सबसे ज्यादा ये भी कि जो आपको ऑनलाइन चीजें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं सर्टेन डिस्काउंट पे मिल रही हैं। ठीक है, आप सेम चीज अगर बाहर से जाके लेके आ रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ एमआरपी पे मिल रहा है या उससे 10 रुपए कम मिल जाएगा, बट ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं उस पर 30% ऑफ दिखता है, 20% ऑफ दिखता है। तो वहां से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट चीपर पड़ता है ऑनलाइन, तो लोग ज्यादा वहीं से खरीदना प्रेफर करते हैं। बट एक चीज का हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट भी मिलते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक साइट से खरीदना ही बेटर है, बजाय इसके जैसे कि हमारे पास अब मेकअप के लिए वेबसाइट है नायका और पर्पल, बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं हमारे पास। अगर हम amazon से कोई चीज मेकअप जैसी बाय कर रहे हैं और हम उसके रिव्यूज भी नहीं चेक कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रॉपर कंपनी के साथ टाई अप है या नहीं है, सेल उसको कौन कर रहा है, कोई लोकल तो नहीं सेल कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिकते तो बहुत अच्छे हैं, बट उनकी डुप्लीकेट भी उतनी ही निकल आती है प्रॉफिट के लिए सिर्फ। तो हमें ऑथेंटिक जगह से ही खरीदना बेटर रहता है। फॉलोइंग कंपनीज हैव इनिशिएटेड वेरियस स्टेप्स, अपना ई मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कुछ कंपनीज ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप, फ्लिपकार्ट प्लान कर रहा है कि अपना मोर रिटेल स्टोर्स ओपन करें फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। रिटेल स्टोर क्या होता है आपका, जो आप ऐप पे देख रहे हो कहीं ना कहीं वो आपको फिजिकली स्टोर में मिल जाएगा, अब जाके ले सकते हो। पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया है, गूगल और रिलायंस ने ई कॉमर्स में आना स्टार्ट कर दिया, गूगल एंड टाटा ट्रस्ट ने इंटरनेट साथ फॉर रूरल वुमेन इन इंडिया बहुत सारी स्कीम सप्लाई की हैं, इनिशिएट की हैं। उसके बाद आता है हमारा ई कॉमर्स या ई मार्केटिंग फॉर फैशन प्रोडक्ट्स। फैशन प्रोडक्ट्स हमें कौन कौन सी वेबसाइट से मिलते हैं, मुझे नाम बताओ। क्लोथिंग अगर आप खरीद रहे हो तो आप कौन कौन सी वेबसाइट से खरीद सकते हो? इनके ये जो नाम है इनसे अलग बताने हैं, स्क्रीन पे आपके जो नाम है इनसे अलग। अजियो। आजियो, हाँ। नेक्स्ट। लिबास ना, लिबास। हाँ, लिबास It's a वेबसाइट है। fashion brand. मार्क्स एंड स्पेंसर। यस, मार्क्स एंड स्पेंसर। चलो ये तो आप जो मुझे बता रहे हो यार, ये सर्टेन ब्रांड हो गए। ऐसे ऐसे कुछ ब्रांड्स बताओ, सॉरी वेबसाइट्स या कंपनीज बताओ जो मल्टीपल ब्रांड सेल कर रहे हैं। मैम बेसिक मेनली मैंने तो मिंत्रा, amazon, फ्लिपकार्ट से ही। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, amazon, नाइका फैशन, हाँ, नायका फैशन। नाइका फैशन ऐप भी है। उसके अलावा आजियो इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। उसके अलावा
शॉप्सी। हाँ, शॉप्सी। मीशो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। उस पर मिलता तो है हर अलग अलग ब्रांड, क्वालिटी का डिफरेंस रहता है बहुत एरियाज में, बहुत प्रोडक्ट्स में, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपको क्लोथिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो मीशो इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। ई कॉमर्स मार्केटिंग इन ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री। अब जो आपने मुझे एग्जाम्पल दिए हैं वो ब्रांड्स के थे। अब ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे आप मल्टीपल ब्रांड्स को बाय कर सकते हो। ये वेबसाइट्स हमने इन जनरल हम यूज नहीं करते क्योंकि हम इंटरनेशनली नहीं चीजें खरीदते हैं। सिक्स सिटी हो गया, एसोस हो गया, ज़ेलैंडो, लेसरा, ये आपने नहीं सुने होंगे नाम वेबसाइट्स के, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाएंगे जो कि इंटरनेशनली जो ब्रांड्स हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स आपको इन वेबसाइट पे मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा है ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री, मतलब जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ सप्लाई कर रहा है या पूरे वर्ल्ड से लोग खरीद रहे हैं इन चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको ये ब्रांड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं, आपने सर्च करनी है वो चीज़ें खुद से। अब रिटेल स्ट्रैटेजीज फॉर ऑनलाइन एंड ई मार्केटिंग इन फैशन इंडस्ट्री। रिटेल स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बाय करने की? इसमें एक तो हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करना, किस तरीके से आप किस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हो। हाँ, इसमें अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जिसकी वेबसाइट होती है, जिसका ब्रांड है, आप उस पे अगर विजिट कर रहे हो तो उनको पता है कि उनके पास कोई विजिटर आया है, उनको पता है कि उसके कार्ट में कुछ एडेड है, उनको पता है कि इस इंसान ने ये वाला प्रोडक्ट कितनी बार देखा है। तो उनकी स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं, वही प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं और दिखाने का। आपने अगर कोई नायका पे प्रोडक्ट देखा, मिंत्रा पे प्रोडक्ट देखा, कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास उसकी ऐड आ जाएगी। आपने अगर नॉर्मल जीन्स सर्च किया है कि आपको अ पेयर ऑफ जीन्स चाहिए, मे बी ब्लैक जीन्स, हाई वेस्ट जीन्स आपने सर्च किया, आपको 10 मिनट आपने सर्च करके एक दो स्क्रॉल करके आपने छोड़ दिए, आपको 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाएगी जिस चीज की आपने जो सर्च की थी उसी चीज की। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनकी सारी स्ट्रैटेजीज हैं टू मेक अ प्रोडक्ट सेल। किसी भी चीज को सेल करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजीज की, कहाँ पे क्या चीज है, कि आपकी एक एक मूवमेंट ट्रेस करना, ट्रैक करना। इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग और ई कॉमर्स का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट को जो भी आपका इफेक्ट हो रहा है चीजों पे, वो क्या इफेक्ट है? डेली टू डेली हम कहीं ना कहीं ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो एक्सेप्शन नहीं है, वो हर जगह हो रहा है यूज। और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, फैशन हमारा ऑफन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, एक स्टिल नहीं है, कुछ टाइम बाद कुछ है, कुछ टाइम बाद कुछ है। तो टेक्नोलॉजी का फ्यूजन के साथ साथ हमारी बहुत सारी ऐसे आइटम्स आए हैं जो लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने नए फाइबर्स बनाए हैं, नए फैब्रिक्स बनाए हैं, उनका यूज करके हमने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं एंड देन उन प्रोडक्ट्स को सेल भी किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू ही, ई मार्केटिंग और ई कॉमर्स। आप इनका इम्पैक्ट एक ये भी है कि कस्टमर का डिसीजन मेकिंग चेंज हो गया है ऑनलाइन के थ्रू। शॉप पे जाके कोई चीज खरीदना मींस एक बार गए आप, आपको क्वालिटी पसंद आई, आप बार बार बाय कर रहे हो वहां से, वो आपकी लॉयल्टी शो करता है। बट टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया है कि कस्टमर लॉयल नहीं रहा एक ब्रांड के ऊपर। एक चीज खरीदी, नेक्स्ट टाइम मे बी वो कुछ और ट्राई करेगा। सेम इसमें मुझे सनस्क्रीन चाहिए, मैंने करी ट्राई, ठीक लगी, अच्छी लगी, बट मेरे पास न्यूमरस ऑप्शंस हैं, मैंने अगले दिन किसी और की ऐड देख ली, ये खत्म होने के बाद मैं वो वाली कंपनी का कुछ ट्राई करूंगी प्रोडक्ट, तो कस्टमर लॉयल नहीं रहा है।
कस्टमर एक्सपेरिमेंट करने लग गया है चीजों को, पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे। एक्सपेरिमेंट में अब ये भी है कि आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। आपने 10 टॉप्स मंगाए, टॉप्स ऑनलाइन, आपने आप स्टोर पे नहीं गए हो, आपने ऑनलाइन मंगाए, बट आपके पास ये एडवांटेज है कि आप अगर 9 को रिटर्न कर रहे हो, एक पसंद कर रहे हो, तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ई मार्केटिंग का इम्पैक्ट है, जो ई कॉमर्स है उसका इम्पैक्ट है। तो हमारे इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इससे एक चीज और क्या होती है डिजिटली के थ्रू, कि डिजिटली किसी ब्रांड की इमेज बहुत अच्छी बन भी सकती है और बहुत खराब भी हो सकती है। डिजिटल रिव्यूज, हर ब्रांड चाहता है कि उसका काम ऐसा हो कि कस्टमर प्रेज करे, बट कस्टमर अगर उसके लिए नेगेटिव रिव्यूज देगा तो उस ब्रांड की इमेज डाउन होगी। तो जो हमारे कस्टमर हैं, ऑनलाइन जो लोग हैं, वो हमारी ब्रांड की इमेज बढ़ा भी सकते हैं और उसको बहुत गिरा भी सकते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है एक बहुत बड़ा। Due to rapidly increasing growth of social media, people feel safer and knowledge about the product they are buying. सोशल मीडिया पे जो भी ग्रोथ हो रही है लोगों की, अब कंज्यूमर क्या हो रहा है, कॉन्शियस हो रहे हैं कि वो चीज बाय क्या कर रहे हैं। अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ अपने फेस पे लगाने के लिए, तो मैं देख सकती हूँ कि हाँ उस इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीजें हैं, उस चीज के बारे में नॉलेज भी मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, कि ये चीज स्किन टाइप के लिए अच्छा है या नहीं है। पहले ऑनलाइन सर्विसेज हर जगह नहीं जाती थी, बट अब सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। तो अब क्या है कि रूरल एरियाज तक में, गांव तक में डिलीवरीज हो रही हैं चीजों की। ऑनलाइन अगर आप कुछ मंगा रहे हो तो गांव तक में डिलीवर हो रही है वो चीजें। चलो, लास्ट हमारी यूनिट है करियर्स इन फैशन। फैशन में करियर आपके क्या क्या हो सकते हैं। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन फैशन सेक्टर। फैशन सेक्टर में ग्रोथ कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, अभी के टाइम पे वो कहीं ना कहीं बहुत इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू वो जैसी पहले थी। पहले से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अब है इन सेक्टर्स में इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम्स, जिसमें फैशन में हमारा सिर्फ फैशन नहीं आता है, फैशन में हमारा टेक्सटाइल भी आता है, फैशन में कहीं ना कहीं एक्सेसरीज भी रहेगा आपका। इन सारी चीज़ों की ग्रोथ, इन सारी चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे अभी हम। The pace of growth of employment has, however, gradually shifted from textile to garment industry across India. पहले हमारी जो ग्रोथ थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू फैशन, बट अब क्या है, टेक्सटाइल से इन फैशन की तरफ शिफ्ट आ रहा है। फैशन में हमारी ज्यादा ग्रोथ है, स्पेशली इन दीज 6 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का हब मिलेगा, आइदर टेक्सटाइल का हब, आइदर कुछ रिसोर्सेज मैन्युफैक्चर करने का हब। प्रॉपर एक हॉटस्पॉट होता है ना कि वहां पे वो चीज फेमस होती है। पंजाब में आपको विंटर वियर्स का बहुत ज्यादा वो मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगी, इंडस्ट्रीज मिलेंगी लुधियाना साइड। और गारमेंट इंडस्ट्री क्या है, गारमेंट इंडस्ट्री फिलहाल क्या कर रही है, कंपटीशन में है विथ चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम। कंपटीशन में क्यों है, क्योंकि ये कंट्रीज हम कंट्रीज से लेस प्राइस में सेम सामान बना रही है। ठीक है, कोई अगर बिजनेस प्रेफर करना चाहे कि इंडिया में बनवा रहे हैं या वियतनाम में बनवाएंगे किसी चीज को, तो दे विल प्रेफर वियतनाम।
जस्ट फॉर द रीजन कि मे बी वहां का जो लेबर है उसकी कॉस्ट लो है, वहां पे जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा सस्ता अवेलेबल है इंडिया से। जैसे कि अब अगर मैं इंडिया का और यूएसए का कंपैरिजन करूं तो लोग इंडिया में बनवाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यूएसए का लेबर हाईली पेड है, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा हमें इन कंपैरिजन टू इंडिया का जो लेबर है। और रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। सोर्सिंग ऑफ यार्न, सोर्सिंग या फिर यार्न, यार्न हमारा धागा होता है, धागा, धागा देखा है सबने? यस मैम। मैम अगर धागा किस किस चीज से बनता है? कॉटन, कॉटन और जूट, कॉटन, जूट, कुकुन, हाँ कुकून, वेरी सिल्क, गुड, सिल्क बनता है। रेशम का कीट मैम, रेशम का धागा बनता है। रेशम सिल्क ही हो गया ना रेशम। लिनन, नायलॉन। नायलॉन दैट इज मैन मेड फाइबर्स, यस। मैन मेड यार्न। और एनिमल बेस्ड हमारे पास वूल आ जाता है, शीप से जो हमें वूल। वूल मिलता है। प्लांट बेस्ड हमारे पास गेहूं, लिनन आ जाता है, उसके अलावा जूट आ जाता है, हेम्प आ जाता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के हमारे पास यार्न होते हैं। तो इन यार्न की सोर्सिंग कहाँ हो रही है, उनका रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल स्टेज पे हम किसी चीज को प्रोक्योर करके उसमें बहुत सारी चीजें और ब्लेंड करके देन हम मिक्सचर्ड यार्न भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्योर की बजाय हम उसको कहीं ना कहीं किसी और चीज से ब्लेंड करके एक अलग यार्न निकाल सकते हैं। ब्लेंड करने का फायदा क्या होगा? अगर मैं कॉटन मैंने यार्न लिया, उसमें मैंने नायलॉन मिक्स कर दिया। कॉटन नेचुरल है, नायलॉन मेरा मैनमेड है। अब जो मेरा यार्न बना, जो मेरा ये धागा बना, इसमें देखो ये कॉटन था, ठीक है, ये नायलॉन था, ये नेचुरल है, ये मैनमेड है, मिक्स कर दिया, एक चीज बन गई। अब इस एक चीज में क्या होगा? इस एक चीज में वो दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, नेचुरल की भी प्रॉपर्टी होगी, मैनमेड की भी प्रॉपर्टी होगी। जितना मे भी कॉटन स्ट्रॉन्ग नहीं है, नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, तो वो मिलके क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। नायलॉन वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर सकता उतना अच्छे से, तो कॉटन एब्जॉर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं। सोर्सिंग मैनेजर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सोर्सिंग मैनेजर होता है जो भी रॉ मटेरियल को सोर्स करे, यानी रॉ मटेरियल को ये देखे कि कहाँ मिल रहा है, किस प्राइस पे मिल रहा है, कहाँ से हमने लेना है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, हमें कैसी क्वालिटी का चाहिए, क्या वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। नो हाउ ऑफ कॉटन, उस चीज के बारे में सारा पता होना चाहिए सोर्सिंग मैनेजर को। और क्वालिटी ऑफ जो कॉटन और यार्न, जो भी हम यार्न प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसकी क्वालिटी पता होनी चाहिए उसको कैसी है, तो चेक कर सके उसको कि अच्छी है, खराब है, यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। मार्केटिंग डिमांड्स और सप्लाई को एनालाइज करना कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है तो कहाँ से मिलेगा मुझे। करंट ट्रेंड्स और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, करंटली ट्रेंड में क्या चल रहा है? मैं फोकस सिर्फ कॉटन के ऊपर कर रही हूँ, बट ट्रेंड में पॉलिएस्टर चल रहा है, फायदा ही नहीं है, फिर बिकेगा ही नहीं कुछ। प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन और यार्न एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए उस मटेरियल को कहाँ से लेके आया जाएगा, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, वो सारा भी पता होना चाहिए सोर्सिंग मैनेजर को। करियर पाथ में बेसिकली आपको हर जगह सेम चीज मिलेगी कि आप पहले एज एन असिस्टेंट काम करोगे कहीं पे, आपको जाते ही मैनेजर नहीं बना दिया जाएगा। मे बी यू विल डू इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के बाद आप किसी पोजीशन पे जाओ, उसके बाद आप फिर और ऊंची पोजीशन पे जा रहे हो सेम चीज में, इट टेक्स टाइम, आपको जाते ही कोई मैनेजर नहीं बनाएगा, ठीक है। बट आपने ये चीज ध्यान रखनी है
कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी फील्ड चूज कर रहे हो, सोर्सिंग मैनेजर जैसे आपने चूज किया, तो आप इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी चीज में आप आगे तक जाना चाह रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज फैब्रिक मैन्युफैक्चरर। अब जो हमारा सोर्सिंग था, सोर्सिंग हमारा रॉ मटेरियल का था, यार्न का था। यार्न से, धागे से हमारा कपड़ा बनता है। आप में से किसी ने कपड़ा बनता हुआ देखा है? ऑनलाइन देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, कहीं भी? हाँ, मैं यूट्यूब पे देखा है। एक हमारे अरुणाचल में एक लेडी साड़ियाँ बनाती है। कैसे बनाती मैंने है? देख लकड़ी की मशीन थी, उसमें पूरा ऐसे से पूरा धागा लपेट लपेट के साड़ी बुन रही थी, मैंने देखा था। वो हमारी हैंडलूम होती है, ठीक है, हैंडलूम बोलते हैं हम उसको। उसपे इस तरीके से भी धागा लगा हुआ था और इस तरीके से भी होता है, ठीक है। उसपे अब यार्न जो हमारा फैब्रिक जो मैन्युफैक्चर होता है वो बहुत अलग अलग। पहले क्या होता था, बेसिक पहले चलता था हैंडलूम से, कि आप हैंडलूम से कुछ बना रहे हो, उसमें टाइम लगता है हैंडलूम से। अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गई हैं बहुत सारी। अब हमें कपड़ा मशीन से ही बना बनाया निकल के मिल सकता है। हमने सिर्फ फिल करना है कि ये हमारा इस तरफ का धागा है, ये हमारा इस तरफ का धागा है, इनको मिला के हमने कपड़ा बनाना है, वो आपका कपड़ा बन के निकलेगा। हैंडलूम को अब टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है, बट स्टिल हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स होते हैं। फैब्रिक्स जो हमारे बनते हैं वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारा यार्न कैसा है, धागा कैसा है। धागे से ही कपड़ा बनेगा। कभी किसी कपड़े को उधेड़ कर देखना, उसमें ऐसे ऐसे एक एक अलग धागा निकल जाता है, ठीक है। वो हमारा इसी के टाइम यूज होता है, कपड़े बनाने के टाइम हैंडलूम पे जो यूज होता है। फैब्रिक टेक्नीशियन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो भी ब्रिज का यूज, जो हमारा फैब्रिक टेक्नीशियन होता है वो एज अ ब्रिज होता है डिजाइनर और फैब्रिक सोर्सिंग यूनिट के बीच में, जहां से फैब्रिक सोर्स हमें मिल रहा है और डिजाइनर को क्या फैब्रिक चाहिए, उसके बीच का ब्रिज है। फैब्रिक की स्ट्रेंथ और कलर क्या है? स्ट्रेंथ मतलब कपड़ा कितनी जल्दी फट रहा है। बहुत सारे ऐसे थोड़ी सी लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं, आप देखोगे आपने थोड़ा सा कट मारा और खींच दिया, उसको आराम से ऐसे उधड़ जाएगा। वो हमारी क्या है, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है कपड़े की। जिसमें हमें थोड़ा जोर लगाना पड़े, हमसे फटे ना जल्दी, वो हमारी अच्छी स्ट्रेंथ होती है फैब्रिक की। मैचिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ फैब्रिक पर रिक्वायरमेंट। अगर आप कपड़ा बना रहे हो तो किसको बेचना है आपने, उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना। अगर कोई 1000 रुपए का कपड़ा लेने आया है 4 मीटर, मान लो 250 रुपए मीटर कोई कपड़ा लेने आया है आपके पास, तो क्या तुम उसको ऐसे ही कोई बेकार सा कपड़ा दे सकते हो? नहीं, आपको हाँ, 250 रुपए बढ़िया की, अच्छा क्वालिटी का देना पड़ेगा ना मैम। उसको 250 रुपए की क्वालिटी दोगे आप, ठीक है। यस मैम। क्रिएटिंग न्यू फैब्रिक आइडियाज, नया फैब्रिक कैसे कैसे बन सकता है, किस किस चीज को और ब्लेंड करके मिक्स करके क्या चीज हम निकाल सकते हैं। इसमें भी सेम करियर पाथ रहेगा आपका कि पहले असिस्टेंट, एज एन असिस्टेंट आप काम कर सकते हो कहीं भी। टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल में हमारा सारा जो भी कपड़े के ऊपर काम होता है वो सब आ जाता है। कपड़ा जो बना है उसके ऊपर प्रिंट क्या हो रहा है, उसमें निटिंग का क्या काम है, सिलाई वाला जो काम होता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी, डिजाइन कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें हमारी टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आ जाती हैं। Textile designers are unlike fashion designers and they won't get much attention among public, but these are employed by companies with manufacture ready to wear garments, knitting wear and jersey. अब जो हमारा फैशन डिजाइनर है उसको कहीं ना कहीं बहुत अभी नाम मिला हुआ है कि फैशन डिजाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये नाम टेक्सटाइल डिजाइनर्स का नहीं है, बट स्टिल टेक्सटाइल डिजाइन्स की, जिनको टेक्सटाइल की नॉलेज होती है, बड़े बड़े ब्रांड्स उनको हायर करते हैं।
डिजाइनर का मेन जॉब क्या होता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी इमेजिनेशन को मिला के कोई चीज बनानी, क्रिएट करके आगे प्रेजेंट करनी। अब ये चीजें कोई आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो तो वो डिजाइन आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना के शो कर सकते हो, हाथ के थ्रू भी बना के शो कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टेक्सटाइल डिजाइनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन प्रिपेयर करने कि कैसा प्रिंट हो सकता है, क्या क्या डिजाइन हो सकता है, कैसी निटिंग या कैसी एम्ब्रॉयडरी हम कर सकते हैं, उस एम्ब्रॉयडरी में कलर क्या रहेगा, ये सारा टेक्सटाइल डिजाइनर देखेगा। क्लाइंट्स और अदर टीम मेंबर्स के बीच का ब्रिज वो बनेगा। अलग अलग क्रिएटिंग न्यू कलेक्शंस ऑफ डिजाइन, नया कलेक्शन अगर लॉन्च करना है कुछ तो वो भी टेक्सटाइल डिजाइनर करेगा। एडिटिंग एंड पुटिंग डिजाइन्स ऑन रिपीट, डिजाइन को एडिट करना, उसमें कुछ चेंज है तो वो चेंज करके उसको दोबारा लगाना, और उसमें भी अगर कुछ और चेंज है फर्दर तो उसको भी दोबारा चेंज करके रिपीट पे रखना। करियर पाथ बेसिक वही असिस्टेंट डिजाइनर फॉलोड बाय टेक्सटाइल डिजाइनर। नेक्स्ट इज पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर आपका फैशन इंडस्ट्रीज में होता है। पैटर्न मेकर, पैटर्न मेकर क्या करता है? जो भी आपका डिजाइन है और जो जिस भी एज ग्रुप के लिए आप बना रहे हो, जिस भी साइज के लिए आप बना रहे हो, उस डिजाइन का पैटर्न बनाएगा वो। पैटर्न अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें नीचे पैटर्न है, कैसा होता है पैटर्न। ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, ये हमारी स्लीव है, दिख रही है? ये यस मैम। स्लीव है। पैटर्न मेकर का क्या काम होता है? ये कंपोनेंट्स काटने मतलब ब्राउन पेपर पे या किसी एक चीज के ऊपर, वो ब्राउन पेपर का यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ब्राउन पेपर के ऊपर उस साइज के हिसाब से वो स्टाइल कट करके रख लेना। अब वो जो हमारा ब्राउन पेपर के ऊपर साइज बना है, पैटर्न बना है, वो हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, फैब्रिक के ऊपर रख के मार्क करके एंड देन हम उसको कट कर लेंगे। बुटीक में क्या होता है, नॉर्मली हाथ से चौक का निशान लगा के कट कर लिया जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है, ये डिफरेंस मैम हाथ से ये सीखे होगा। प्रैक्टिकल्स में हमने किया हुआ है। आपने क्या किया है पहले? मैम इससे पहले जो क्लासेस हो रही थी हमारी इसी CFD कोर्स की, उसमें हमने ये पैटर्न मेकिंग प्रैक्टिकल्स में किया था। ओके, प्रैक्टिकल किया है आपने, यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छा हाँ, है। मैं क्लास में स्कूल के टाइम पे प्रैक्टिकल किया था, अंजू मैम कराई थी हमको। हाँ, ऐसा ही कराया होगा ना उन्होंने भी, ब्राउन पेपर के ऊपर। यस मैम। हाँ, वो इंडस्ट्री में भी सेम चीज होती है। उन्होंने आई गेस उन्होंने भी क्या किया होगा, आप पे बिल्कुल फोकस किया होगा कि हाफ इंच का कहाँ मार्जिन आएगा, 0.25 इंच का मार्जिन कहाँ आएगा। यस मैम, मेजरमेंट्स के हिसाब से। यस, ये चीजें बहुत जरूरी होती है इंडस्ट्री में। इन 0.25 मार्जिन के ऊपर, इतना सा मार्जिन, इसके ऊपर गारमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, पता है आप लोगों को इंडस्ट्री में। अगर आप किसी ब्रांड के लिए, किसी और इंसान के लिए या किसी और फॉरेन क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हो, उन्होंने आपको साइज चार्ट दे दिया है कि इस साइज के अकॉर्डिंग हमें ये गारमेंट चाहिए, ये स्टाइल चाहिए। उसमें अगर आपका आर्म होल, लेट्स से आर्म होल, जो हमारी ये वाली एरिया होती है आर्म होल, आर्म होल अगर आपका 0.25 इंच भी बड़ा है तो वो गारमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। इतना प्रिसीजन से कटिंग होती है चीजों की, इतना प्रिसीजन से मेजरमेंट लेके ही बनाई जाती हैं चीजें। इसीलिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सॉलिड कॉपी आ गई है जो चेंज नहीं हो सकती, खींचने से चेंज नहीं होगी, रखने से चेंज नहीं होगी, सिकड़ेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, श्रिंक नहीं करेगा, है ना। बट अगर आप फैब्रिक पे सेम चीज कट करके रखोगे, फैब्रिक रिंकल्स पड़ जाएंगे, फैब्रिक में थोड़ा सा पानी लगा सिकड़ जाएगा, तो वो हमारे लिए रिलायबल नहीं है। हमारे लिए रिलायबल ब्राउन पेपर, एक बार बन गया उसको ऐसे का ऐसे रख लो, ऐसे का ऐसे 2 दिन बाद भी यूज करोगे, ऐसे का ऐसा मिलेगा आपको। ब्राउन पेपर पे पैटर्न मास्टर जो है वो बनाते हैं एंड देन उसको हम फैब्रिक पे रख के आगे फैब्रिक कट करते हैं। एक फैब्रिक नहीं कट करते इंडस्ट्री में, अगर आप काम करोगे तो आपको दिखेगा कि इतनी इतनी लेयर है फैब्रिक की, इतनी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बिछा के उसके ऊपर पैटर्न रख के देन वो कट करते हैं मार्क लगा के।
अलग अलग मशीनरी से, सीजर से नहीं कट होगा उधर, उधर आपकी बहुत अलग अलग टाइप्स की मशीन होती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पैटर्न मेकर, फैमिलियर विद मेजरिंग टूल्स। जब काम ही जिन चीज़ों से करना है तो उसके साथ फैमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है, यूज़ करना आना चाहिए, सिजर यूज़ करनी आनी चाहिए, मेजरिंग टेप, स्केल, चौक होना चाहिए, पता होना चाहिए चौक का निशान किधर लगाना है किधर नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें पैटर्न मेकर के पास होती हैं। ड्राइंग गारमेंट ऑन गिवन क्लोथ्स, कपड़े के ऊपर मार्क लगाना, जो भी पैटर्न बनाया है वो सब, उस कपड़े को काटना डिजाइन के अकॉर्डिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि सीधा काटना है तो सीधा ही काटना है, कर नहीं देना उसको, कपड़े की क्वालिटी जो खरीदने वाली क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, कपड़ा बाय भी वैसा करना कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। गारमेंट मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है गारमेंट, उसके साथ उसका बॉन्ड होना। इसमें भी करियर पाथ की, पैटर्न मेकर क्या होता है, स्किल्ड पर्सन होता है, तो चीजें पहले कहीं ना कहीं असिस्ट करो पैटर्न मास्टर के साथ, हेल्प करो, सीखो चीजों को, एंड देन आप उस पोस्ट पे जाओ। नेक्स्ट इज आर फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर चलो आप में से बताओ मुझे, फैशन डिजाइनर कौन होता है? फैशन डिजाइनर को क्या क्या आना चाहिए? मैम पूरा सोचना। पूरा सामान आना चाहिए, पूरा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब चीज आना चाहिए, तभी वो फैशन डिजाइनर बन सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम किसी भी चीज से इंस्पिरेशन लेना और उसको फैशन में कन्वर्ट करना। यस, वेरी गुड। और कौन था? मैम अपने आइडिया को जो वो अपने ब्रेन में लेके चले उसको एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करने को। यस, वेरी गुड, तीनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। फैशन जो हमारा डिजाइनर होता है उसको सारी चीजें आनी चाहिए, ए टू जेड, वो किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकता। फैशन डिजाइनर को पैटर्न मेकिंग भी आना चाहिए, उसको फैब्रिक के ऊपर टेक्सटाइल के थ्रू डिजाइन कैसे करना है वो भी आना चाहिए, उसको एम्ब्रॉयडरी भी आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको अपना डिजाइन आगे प्रेजेंट करना है, या तो किसी कंपनी को करना है या किसी बायर को करना है या किसी क्लाइंट को करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, अपने आइडिया को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, वर्बली कर रहा है, डिजिटली कर रहा है, मैनुअली कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी वो स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फैब्रिक के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए उसको प्रॉपर, कि कौन सा फैब्रिक है कौन से डिजाइन के साथ कैसे जा सकता है। मे बी इस फैब्रिक में वो लुक नहीं आ रही, एक डिजाइन बनाया है, ठीक है, बॉडी फिटेड, लेट्स से बॉडी फिटेड गारमेंट बनेगा, एक प्रॉपर नी लेंथ तक बॉडी फिटेड है वो गारमेंट, तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो गारमेंट कॉटन कपड़े पे नहीं बनेगा, वो आपका जर्सी कपड़े पे बनेगा, जो आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल है उस पे बनेगा बॉडी फिटेड। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, किसके साथ क्या चीज जाएगी, कौन से कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी, कौन से पे नहीं लगेगी। सॉलिड कपड़ा है आपके पास या हल्का बहुत प्रिंटेड है, उस पे आप एम्ब्रॉयडरी करोगे, पेंटिंग करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बट जिस कपड़े पे ऑलरेडी सीक्वेंस लगे हुए हैं, चमचम चमचम पूरा लगा हुआ है ऑलरेडी, उस पे तुम कैसे एम्ब्रॉयडरी करोगे, क्या एम्ब्रॉयडरी करोगे, रेलेवेंस नहीं है उसका। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, चीजों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आज के टाइम पे, बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी और से डील करना है, अपने से आगे कहीं और डील करना है, उसको अपने आइडियाज कैसे भेजोगे। और एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए वो इंसान, एक्सट्रोवर्ट मतलब दूसरों के साथ अच्छे से बात कर सके, अपने अपने में ना रहे, ऐसे ना रहे कि
मुझे तो दूसरे लोगों से बात नहीं करनी आती। एक सर्टेन एज तक हम सब थे आई गेस, ठीक है, कि हाँ हमें नहीं पता दूसरों से कैसे बात करनी है, हम बोलने में हिचकिचाते थे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपने माइंड में जो चल रहा है वो चीज़ें आगे कैसे प्रेजेंट करनी है वो आनी चाहिए। कुछ हम सोच रहे हैं तो वो हम बोल पाए, वो हमें आना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैशन डिजाइनर। रोल, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? बेसिक जो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें डेवलप करना भी आना चाहिए, अपने आइडियाज़। तुम लोगों ने भी बताई है कि अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने आने चाहिए। कोई कुछ भी चीज़ ड्रॉ करके दिखानी आनी चाहिए। मार्केट में क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है, क्या नहीं है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सब एनालाइज करना आना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम पे वो बता सके कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। जो भी हमारा टेक्सटाइल वालों का भी काम था, क्या यार्न यूज होना चाहिए, हमें क्या फैब्रिक चाहिए, वो सब फैशन डिजाइनर को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करियर पाथ्स। इसमें हमारे पास मल्टीपल करियर्स रहेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिजाइनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सो ऑन। अब इसमें भी हमारे पास क्या हो जाता है, फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ फैशन स्टाइलिंग में भी जा सकता है कोई, फैशन स्टाइलिंग के साथ साथ फैशन मर्चेंडाइजिंग में भी जा सकता है, फैशन स्केचिंग में भी जा सकता है, कंपनी में अपना कोई काम भी कर सकता है, कंपनी में कोई रोल भी कर सकता है, और हर एक पोस्ट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग सकता है फैशन डिजाइनर किसी कंपनी में, फैशन की कंपनी में। बस उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। नेक्स्ट हमारा फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग या फैशन मर्चेंडाइजर आपका वो होता है जो कि एक कपड़ा किसी शॉप तक कैसे पहुंच रहा है, कहाँ से बन के, वो सारा बीच का प्रोसेस फैशन मर्चेंडाइजर देखता है। कौन सा कपड़ा यूज हो रहा है, किस गारमेंट के लिए यूज हो रहा है, उसके ऊपर क्या बटन्स लग रहे हैं, उसके ऊपर कौन से कलर का धागा लग रहा है, कौन सा स्टाइल है, कितने रुपए मीटर फैब्रिक यूज हो रहा है, कितना उस पर प्रॉफिट बन रहा है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी लगेगी, क्या उस पर बेल्ट लगेगी, क्या उस पर लूप्स लगेंगे, क्या उस पे जैसे जीन्स, बहुत सारी जीन्स ऐसी आती है जिसपे कॉन्ट्रास्टिंग स्टिच होता है, मतलब स्टिच जो होती है वो सेम कलर में नहीं होता, उसका धागा अलग कलर का होता है, कौन सा धागा लगेगा, कितने कितने गैप पे स्टिच लगेगा, कहाँ पे क्या डिजाइन है, जेब कहाँ लगेगी, जेब कौन से पैटर्न में लगेगी, ये सारी चीजें। और उसके बाद वो बना है कपड़ा किस साइज में बन रहा है, वो साइज सारा देखना, उसकी क्वालिटी चेकिंग, ये सारी फैशन मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक वो कपड़ा बन के किसी स्टोर पे ना पहुंच जाए, वो फैशन मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंडामेंटल, अब इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ फैशन मर्चेंडाइज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से हमने बनाना है, प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द सप्लायर्स। अब हमें एक शर्ट में बटन्स लगाने हैं, जरूरी नहीं है ना कि मेरे पास 1000 शर्ट में अगर बना रही हूँ तो 1000 शर्ट के बटन्स मेरे पास रखे हूँ पहले से, नहीं, मैं सैंपल सोर्स करूंगी, 10 तरीके के मैं बटन्स लेके आई हूँ, फिर मैं देख रही हूँ कौन सा अच्छा लगेगा इसके साथ, मैंने देख लिया, हाँ मुझे पसंद आ गया एक, फिर मैं सप्लायर से कांटेक्ट करूंगी जो बटन्स बनाते हैं, उनको बताऊंगी मुझे ये पसंद आया, ये चाहिए मुझे इतनी क्वांटिटी में, वो भी मर्चेंडाइजर का काम है। बायर्स से बात करना, मैन्युफैक्चरर से, सप्लाई चेन में रिटेलर से, ये सारा भी मर्चेंडाइजर का काम है। प्रोग्रेस देखना, सब प्रोडक्ट को सप्लाई करना आगे, वो भी मर्चेंडाइजर का काम है। रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सीजन, ऐसा ना हो कि एक मतलब गर्मी आ रही है तो काम आपका रुक रहा है, सर्दी आ रही है तो आपका काम चल रहा है, नहीं, थ्रू आउट ईयर आपका रेगुलर काम चलेगा, ये सारी चीज मर्चेंडाइजर देखेगा। इसमें भी करियर पाथ आपके बेसिक तो फैशन मर्चेंडाइजर ही रहता है, बट उससे पहले आपको
एज एन असिस्टेंट काम करना पड़ता है। किसी के हर चीज में ये रहेगी, किसी के अंडर काम करके आप सीखते हो, फिर आप आगे जाते हो। नेक्स्ट वी हैव फैशन रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल प्रोडक्ट्स आपके वो प्रोडक्ट हो जाते हैं जो स्टोर से आप खरीद के लाते हो, कोई आपको बेच रहा है, वो आप कंज्यूमर हो, आप कस्टमर हो, आप कहीं से खरीद के लाए हो, वो हमारा रिटेल मैनेजमेंट रहता है। रिटेल मैनेजमेंट में अब क्या क्या आ जाता है, जहां से भी आप खरीद के ला रहे हो वहां पे कपड़े कैसे लगे हुए हैं, क्या वो शेल्फ में लगे हुए हैं, क्या वो हैंगर्स पे है, क्या वो मैनिक्वीन पे है, डमी पे डिस्प्ले किया हुआ है। ज्यादातर क्या मिलता है, डिस्प्ले जो लेटेस्ट स्टाइल आता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड आता है, आपको वो डमी पे लगा मिलता है कहीं पे, जहां भी आप क्लोथिंग के उसमें विजिट करते हो। ये क्यों है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर बाय करेगा, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट कोई प्रिंट आया है, कस्टमर बाय करेगा उसको। तो ये रिटेल मैनेजमेंट का काम है कि उस प्रोडक्ट को, जो जो प्रोडक्ट उनके पास है, उन प्रोडक्ट्स को वो कैसे दिखा रहे हैं, कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। वो जैसे डिस्प्ले करेंगे वैसे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ वो अपने स्टोर को भी डिस्प्ले करेंगे। क्रिसमस है तो क्रिसमस थीम होनी चाहिए पीछे, होली है होली थीम होनी चाहिए, कुछ और है दिवाली है तो मे बी लाइटिंग्स वैसी होंगी। तो ये सारा रिटेल मैनेजर का काम रहेगा आपका। इसमें वही कि स्टोर को मैनेज करना, सुपरवाइज करना, क्या क्या सेल हो रहा है, उन सेल्स को एनालाइज करना, मोटिवेट करना सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, स्टॉक मैनेजर के साथ, हेड ऑफिस, वेयर हाउस, इन सब के साथ कांटेक्ट में रहना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, कहाँ से कैसे कैसे डिस्प्ले होगा। अगर बात वॉचेस की जाए, घड़ियां जो होती हैं, हैंड वॉच, रिस्ट वॉच, उनको ऐसे नहीं टंगा रखा होता ऊपर जैसे कपड़े टंगाते हैं हैंगर्स में, नहीं, ऐसे रखा जाता है। आप शीशा होगा, रखा गया होगा उनको, आप ऊपर से देख के उनको बताते हो आपको ये पसंद आया, तो वो क्या है, वो डिस्प्ले है चीजों का। ठीक है, कि उस चीज को कैसे डिस्प्ले किया गया है कि कस्टमर के लिए इजीली विजिबल भी हो, कस्टमर देख भी पा रहा है उस चीज को, और कस्टमर पसंद भी कर पा रहा है, चूज भी कर पा रहा है। क्लोथिंग के साथ भी सेम चीजें होती हैं, आपको सारी चीजें हैंगर्स में लगी मिलेंगी, सारी नहीं तो एक प्रोडक्ट, हर चीज का एक प्रोडक्ट आपको हैंगर्स में मिलता है, ताकि आप स्टाइल देख सको एंड देन आप बाद में शेल्फ में से डिजाइन ढूंढ सको, उसका साइज ढूंढ सको। मतलब मे बी वहां एम लगा हुआ है तो आप देख रहे हो कि अगर इधर स्पेस कम है तो उसको डिस्प्ले कैसे किया गया, उसको शेल्फ में फोल्ड करके रखा गया है। तो फोल्ड भी अब नंबरिंग के साथ रखा जाता है। सबसे पहले आप उठाओगे, आपको एस साइज मिलेगा, फिर एम मिलेगा, फिर एल मिलेगा, फिर एक्सएल मिलेगा। वो चीज कैसे जा रही है, कैसे डिस्प्ले हो रहा है, शेल्फ में कैसा लग रहा है, वो भी सारा किसका काम है, रिटेल मैनेजर का। रिव्यूइंग स्टॉक्स एंड सेल्स इंफॉर्मेशन, हमारे पास वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा है, वो सारी चीज रिव्यू करना, कौन कौन से साइज हमारे ज्यादा बिके हैं, कौन कौन से साइज हमारे आउट हो गए हैं, आउट ऑफ स्टॉक, कौन से हमने और मैन्युफैक्चर कराने हैं, और कितनी कितनी सेल हो गई है। सेल के साथ साथ जरूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव, सेल के साथ रिटर्न कितना आया हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, लोग लेके तो जाते हैं, पसंद आ गया एक बारी में, बट इसमें हम किसी का फॉल्ट नहीं बोल सकते हैं। बट क्या होता है, कई बार कस्टमर को होता है कि वहां ज्यादा बेटर लग रहा था, घर पे आके उनको होता है नहीं, पसंद नहीं आया इतना। ठीक है, तो वो रिटर्न भी मैनेज करना। उसके अलावा हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज, कस्टमर की जो क्वेरीज हैं उसको भी वो हैंडल करेगा। कस्टमर की क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं, ये आप मुझे बताओगे अभी। एज अ कस्टमर आपकी क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं। आप सभी कस्टमर की कोई क्वेरीज नहीं है एज अ मैम बाई कस्टमर? चांस, बोलो। मैम बाई चांस अगर प्रोडक्ट, जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग की तो हमारे पास उसमें ऑनलाइन ठीक दिख रहा था, पर जैसे हमारे घर पे डिलीवर हुआ वो ठीक नहीं आया या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो हम उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ हाँ आपके तरफ से ये प्रोडक्ट आया, या फिर कभी कुछ गलत भी भेज देते हैं।
बट तो उस हम चीज की ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं। अब स्टोर में जाके अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो उसका बताओ। उस पे भी मैम हम उनके पास जाके दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐसा आया है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, या हम किसी के लिए लेके जा रहे हैं या अपने घर में से किसी मेंबर के लिए और उन्हें पसंद नहीं आया तो वो एक्सचेंज करवाने भी जा सकते हैं, वो भी एक तरह से कस्टमर में ही आएगा। हाँ, और यस। फिर अगर उसमें पहले अच्छा लगा मैं देख के, पर हमने घर आके ट्राई करा और वो साइज हमें फिट नहीं हुआ, तो वो भी हम जाके बोल सकते हैं उनको। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि किसी और के लिए हम लेके जा रहे हैं कोई प्रोडक्ट और वो उनको पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिटेल मैनेजर की, स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस स्टेज पे वैसे क्या होगा, आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर सेल्स पर्सन ही कर सकता है, बट अगर वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं उस चीज को, तो आप स्टोर मैनेजर के पास जा सकते हो। रिटेल मैनेजर, स्टोर मैनेजर, उनके पास जा सकते हो, अपनी क्वेरी बता सकते हो, देन दे विल गिव यू द सॉल्यूशन। कस्टमर की और क्वेरीज क्या हो सकती है? मे बी खरीदते टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कुछ स्टेन लगा हुआ है, आप उसको वापस कराने जाओगे, ठीक है, कि स्टेन था, हमने नहीं ध्यान दिया, या फिर कहीं पे कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट है। देखने में तो चीज आपको अच्छी लग रही है, मे भी मान लो आपने प्रिंट पसंद किया, आपने एक साइज पसंद किया, किया आपने एक चीज का कि आपको शर्ट का एम साइज आता है, ओके। आपने एक कोई प्रोडक्ट पहन के देखा, ठीक है, फिटिंग बहुत अच्छी थी। आप दूसरे प्रिंट में देख रहे हो उस प्रोडक्ट को, दूसरे प्रिंट में आपको कोई प्रिंट पसंद आ गया, बट आप पहन के नहीं देखते उसको, आपको लगता है एम ही तो है, ये तो मुझे फिट आ गया था। लेके जाते हो, घर पे जाके पहनते हो, मे बी उसमें वो कंफर्टेबिलिटी नहीं है जो उसमें थी, जो आपने ट्राई किया। फैब्रिक चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, हमारी बॉडी के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी पे वो स्मूथली बैठ रहा है, क्या वो इरिटेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप देन उसको पीस को वापस रिटर्न कराने जाओ। मेंटेनिंग सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर्स। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी साइड लेंगे या सिर्फ कस्टमर की साइड लेंगे, उनको दोनों तरफ पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो उन्होंने स्टाफ की तरफ से भी सोचना है, उन्होंने कस्टमर की तरफ से भी सोचना है। उनको ऐसा सॉल्यूशन नहीं देना है कि वो लॉस में चले, नहीं, उनको ऐसा सॉल्यूशन देना है कि स्टाफ के लिए भी कंफर्टेबल हो, पॉजिटिव रहे वो चीज़, और कस्टमर के लिए भी कंफर्टेबल हो, पॉजिटिव रहे, कोई भी नेगेटिव ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो। इसमें हमारे पास करियर पाथ, जो कि a person who joins as a sales executive or salesman can gradually move on the ladder by performing their role by meeting the sales target satisfactorily। अब जो हमारा फैशन का जो स्टोर मैनेजर या रिटेल मैनेजर है, वो इंसान भी बन सकता है जो पहले सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहा है, कस्टमर से भी डील कर रहा है, कुछ चीज़ रिटर्न आ रही है उसको भी देख रहा है, कस्टमर की क्वेरीज भी सॉल्व कर रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है उनको ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी दे रहा है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी दे रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेल्स पर्सन भी सीख रहा है जो स्टोर मैनेजर को आती है। तो मे बी बाय टाइम ग्रेजुअली वो स्टोर मैनेजर के तरीके से भी प्रमोट हो सकता है। प्लस two students with basic communication and soft skills can be employed as sales executive, provided one should have fundamental knowledge of sales and fashion industry। हाँ, अब जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारा जैसे बीबीए का स्टूडेंट हो गया, बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टूडेंट्स हो गया, उनको पता है मार्केटिंग कैसे होगी, उनको पता है किसके साथ कैसे बात करनी है, किसको क्या बोलना है, किसकी क्वेरी कैसे सॉल्व करनी है। तो ये स्टूडेंट भी हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, क्योंकि उनको सारी नॉलेज है, उनको पता है कि ये स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टोर में लग सकते हैं वो, उनको सारी बिजनेस की स्ट्रेटजीज पता है। सारे स्टोर्स हमारे क्या है, बिजनेस है,
एक बिजनेस चल रहा है, उसमें जाके आपने उसका पार्ट बनना है, उसको इंक्रीज कराना है कि सेल्स कैसे कैसे इंक्रीज हो सकती है। सेल्स पर्सन बहुत हेल्प कर सकता है इन चीजों में। कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, उससे कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपसे कोई रूडली बात करेगा, आप जा रहे हो किसी शॉप पे या कहीं किसी स्टोर में जा रहे हो, आप आपसे कोई रूडली बात करके एंड सेल्स पर्सन आपसे कोई रूडली बात कर रहा है, तो क्या आप प्रेफर करोगे कि आप उस स्टोर में वापस जाओ? नो मैम। नहीं करोगे ना। नहीं। आपको भी ये चाहिए कि नहीं, हम जा रहे हैं तो कुछ कोई हमारी हेल्प भी करे उधर जाके। अगर हमें कोई चीज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई हमारी हेल्प भी करे और हमसे प्यार से भी बोला जाए। ठीक है, ये बेसिक डिमांड होती है, हमारी भी होती है कि हम किसी से अच्छा बिहेव करें तो कोई हमसे भी अच्छा बिहेव करे। तो सेम कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनकी ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है। फैशन फोरकास्टिंग, फैशन फोरकास्टिंग हमारी फैशन फोरकास्टिंग होता है जो हमारा फ्यूचर में आने वाला है कुछ, वो कैसा होगा। मान लो अगर मैंने इस साल अपने गारमेंट्स का कलेक्शन निकालना है, अगले साल निकालना है, तो उसकी फोरकास्टिंग मैं अभी करने लग जाऊंगी। मतलब इस साल तक मुझे पता होगा कि हाँ अगले साल ये चीजें आएंगी। ये चीज पता कैसे लगती है? ये चीजें स्टडी से पता लगती है। मार्केट सर्वे होते हैं, जो स्टडीज होती है मार्केट की, कौन सा ट्रेंड आ रहा है, कौन सा ट्रेंड जा रहा है, किस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसको डिनाई कर रहे हैं, किसको यूज नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये सारी हमारी फोरकास्टिंग के अंदर आती हैं। फोरकास्टिंग के थ्रू ही हमें पता लगता है कि ट्रेंड्स आपने देखा है हर 5 साल हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ रिपीट होता रह रहा है। सबसे पहले बूट कट्स बहुत चले थे, फिर बूट कट्स बंद हो गए, फिर बूट कट जीन्स फिर आ गई दोबारा। कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे सिमिलर सा, ऐसे ट्रेंड्स का जो चले बंद हुए फिर चले? रिप्ड जीन्स पहनी सबने? मैम पोल्का डॉट यस, ड्रेसेस। पोल्का डॉट ड्रेसेस एक बार बहुत ट्रेंडिंग पे है, उसके बाद एकदम ऑब्सोलीन, उसके बाद फिर किसी टाइम बाद ट्रेंडिंग पे है। जीन्स का भी हमारे साथ ये जो जीन्स रिप्ड जीन्स जिनमें कट लगे हुए होते हैं वो हमारी रिप्ड जीन्स होती हैं। बीच में वो बहुत ट्रेंडिंग पे आ गई थी। आपको पता कैसे लगता है कि ये चीज ट्रेंडिंग में है? अगर मैं कहूँ कि अब के टाइम पे क्या ट्रेंडिंग में है, कुछ भी आप एग्जाम्पल देके रैंडमली बोल, तो जरूरी नहीं है वो ट्रेंडिंग पे हो, बट आपको पता कैसे लगेगा कि वो चीज ट्रेंडिंग पे है? मैम सोशल मीडिया से मेनली इन्फ्लुएंसर्स, सेलेब्स जो होते हैं। और वो तो वर्चुअली हो गया, आपको रियलिटी में कैसे पता लगेगा? मैगजीन, न्यूज़पेपर। और न्यूज़। कोई चीज आपको ये रियलिटी में पता होगी वो ट्रेंडिंग में है, तो आपको ये रियलिटी में ही दिखेगी अपने आसपास। हाँ। ठीक है, आपके आसपास वो चीज आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। दिन में एक बार, दिन में 2 बार, 3-4 बार, जितनी बार आपको अलग अलग इंसान सेम प्रिंट या सेम टॉप ऐसा कुछ पहने दिख जाएंगे। बहुत होता है कि एक चीज बहुत चली, एक प्रिंट बहुत चला, उसी प्रिंट का टॉप दिखता है, उसी प्रिंट की कुर्ती दिखने लग जाती है आपको कहीं ना कहीं पे, उसी प्रिंट का आपको सेट मिल जाएगा। इस चीज से पता लगता है कि हमारी चीजें क्या है, ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल रही है। फोरकास्टिंग अब क्या होता है, फोरकास्टिंग हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं फैशन फोरकास्टिंग टेक्निक्स। फैशन फोरकास्टिंग के थ्रू वो ऐसे कलेक्शंस निकालते हैं जो कलेक्शंस उनको पता है कि अब जाके वो ट्रेंडिंग पे आने वाले हैं। तो जब वो ट्रेंडिंग पे आने वाले हैं उस टाइम तक उनको रेडी कर देना। उनको अगर कंपनीज को अब इस टाइम पे पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या ट्रेंडिंग में होगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज हैं उनको 2 साल तक का पता है कि 2 साल तक के बाद क्या ट्रेंडिंग पे रहेंगी चीजें।
तो वो पता करने का मेजर मोटिव क्या होता है उनका, ताकि उस टाइम तक वो प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च कर दें कि जब वो ट्रेंडिंग में आए तो वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो, लोग उसको ऑलरेडी खरीदे। ठीक है। अब फैशन फोरकास्टर के रोल्स क्या है? कलर ऑफ पर्टिकुलर सीजन ये फाइंड आउट करना। हर ईयर का भी एक पर्टिकुलर कलर होता है। आप लिख के देखना, फैशन कलर ऑफ ईयर 2025। मोका मूस है शायद, हाँ मोका म्यूज। ये हमारा 2025 का पैंटोन कलर है, फैशन कलर है। अब सिमिलरली 24 का आई गेस वाइवा मेजेंटा था। ऐसे ना पर्टिकुलर ईयर्स के पर्टिकुलर कलर अनाउंस होते हैं कि किस ईयर में कौन सा कलर उसका पैंटोन, मतलब कि एक फैशन कलर है, किस ईयर का कौन सा कलर फैशन कलर है, उसके प्रॉपर नाम होते हैं आपके। तो ये नाम भी फैशन फोरकास्टर बताएगा आपको। स्टाइल क्या है फोरकास्टिंग का? क्या चीज, कौन सा स्टाइल ट्रेंडिंग में जाएगा, किस टाइम जाएगा, फैब्रिक कैसा रहेगा, उसका टेक्सचर कैसा रहेगा। अब गर्मियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि जो भी फैब्रिक रहेगा हमारा ट्रेंडिंग में गर्मियों में, वो कहीं ना कहीं कॉटन बेस्ड या लिनन बेस्ड, नेचुरल फाइबर्स बेस्ड रहेगा, सिंथेटिक नहीं रहेगा। ठीक है। तो वो चीज फॉरकास्ट करना कि कौन सा फैब्रिक किस टेक्सचर वाला किस टाइम पे ट्रेंडिंग रहेगा। एक टाइम पे अगर आपको कॉटन का कुछ रफ टेक्सचर दिखता है ना, तो आप ध्यान से देखना, आपके आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो सिमिलर टेक्सचर में, सिमिलर फैब्रिक में अवेलेबल होते हैं। विजिटिंग फैशन शोज एंड क्राफ्ट फेयर, फैशन शोज विजिट करके ही फॉरकास्टर बता पाता है कि हाँ ये चीज लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसको ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। इलस्ट्रेटिंग आर्ट वर्क, कोई भी चीज, कोई भी ड्रेस को इलस्ट्रेशन के थ्रू प्रेजेंट करना उसको आना चाहिए। हैंड इलस्ट्रेशन या फिर डिजिटल इलस्ट्रेशन के थ्रू वो शो कर सके कि हाँ ये ड्रेस मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा स्टाइल में प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज है उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई यूज नहीं होगा अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ से निकाल के इसको आपने दिखाना है क्या है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप हाथ से दिखा रहे हो, आप कंप्यूटर पे करके दिखा रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। अब लाइजिंग विद इलस्ट्रेटर एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर, इलस्ट्रेटर के बीच भी काम करना, इलस्ट्रेटर की क्या चीज बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, क्या चेंज आना चाहिए, और गारमेंट जो बना रहा है उसके साथ भी काम करना आना चाहिए कि क्या क्या गारमेंट बनेगा। Big garment manufacturers engage fashion forecasters exclusively, else they work independently as freelancers. Freelancer आपका वो होता है जो किसी एक इंसान के साथ काम ना करके मल्टीपल इंसान के साथ उनके पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे काम कर रहा है। जो बिग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो फैशन फोरकास्टर्स के साथ काम करते हैं। किसी एक पार्ट के लिए फैशन फोरकास्टर के साथ वो टाई अप लेंगे एंड देन फैशन फोरकास्टर्स विल हेल्प देम, उनकी हेल्प करके उनका प्रोडक्ट आगे निकलवाएंगे। फैशन फोरकास्टर्स आर प्रोफेशनल पीपल एंड दे आर हाईली पेड फॉर देयर जॉब। बहुत हाईली पेड होते हैं वो लोग। अगर आप फैशन फोरकास्टिंग वेबसाइट्स देखो, उनका लाखों में सब्सक्रिप्शन होता है, वेबसाइट्स का लाखों में सब्सक्रिप्शन है। ये देखो आप, एक वेबसाइट मिलेगी आपको WGSN, WGSN, इस पे आपको पता लगेगा क्या चीज ट्रेंडिंग में, कौन से कलर्स ट्रेंडिंग में। बट इसका क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन अब नॉर्मली हमारे पास नहीं होगा, उन लोगों के पास होगा। आई गेस 5 लाख का सब्सक्रिप्शन है या 10 लाख का, 5 to 10 के बीच में शायद, फॉर 1 ईयर। तो ये वो लोग सब्सक्रिप्शन रखेंगे इनका जो इंटरनेशनली मे बी शिप भी कर रहे हैं या प्रोडक्शन ऐसी कर रहे हैं जो बिके, इस लेवल की प्रोडक्शन है उनकी कि उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है और वो चीज उनको हेल्प कर रही है। फैशन फोरकास्टिंग रिक्वायर्स अ टीम ऑफ इलस्ट्रेटर, क्राफ्टमैन, कलर
एनालिस्ट, डिजाइनर विच इज हेडेड बाय फैशन फोरकास्टर। फैशन फोरकास्टर के अंडर ये लोग काम करेंगे। इलस्ट्रेटर भी काम करेगा, क्राफ्ट्समैन भी काम करेगा, डिजाइनर भी काम करेगा, कलर एनालिस्ट भी काम करेगा, और ये काम सारे फैशन फोरकास्टर को भी आते होंगे। ठीक है, कोई चीज दूसरे से कराने के लिए वो चीज आपको भी आनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है फैशन में। अगर आप किसी को स्टिचिंग के लिए रख रहे हो तो आपको स्टिचिंग खुद भी आनी चाहिए, ताकि आप उसको भी तो समझा सको कि इसको ऐसे नहीं ऐसे स्टिच करना था। बहुत बेसिक है ये। ठीक है, दिस इज ऑल। हाँ, आखिरी हमारा सेल्फ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वही हमने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी थी कि खुद का बिजनेस करना, तो हम सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, हम अपना बिजनेस खुद भी ओपन कर सकते हैं। उसमें बिजनेस ओपन करने में भी हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए, फैशन का भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी, प्रिंट्स के बारे में भी, फैब्रिक की नॉलेज भी होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरीज की नॉलेज भी होनी चाहिए, उस टाइम पे ट्रेंड में क्या चल रहा है वो सब नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कलर ट्रेंडिंग में है, किस कलर की किस स्टाइल की कितनी बिक्री हो रही है, वो सब भी हमें पता होना चाहिए। सेल्फ एंटरप्रेन्योर रह के आप क्या क्या काम कर सकते हो? फ्रीलांस डिजाइनर। फ्रीलांस डिजाइनर क्या करेगा? आप मे बी आप अगर आपकी इलस्ट्रेशंस अच्छी है, आप डिजिटली या मैनुअली स्केच अच्छे बना सकते हो, तो आप किसी और के लिए वो काम करो, अपने घर बैठ के बना के भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीलांसिंग का यही होता है कि आप कहीं से भी कोई भी काम कर सकते हो। पैटर्न मेकर, बुटीक, एम्ब्रॉयडरी का काम, स्क्रीन प्रिंटिंग आ सकती है आपको, इलस्ट्रेटर चलाना आ सकता है, फैशन फोरकास्टर हो सकते हो आप, अगर आपको उस लेवल की नॉलेज है तो। फ्रीलांस फोटोग्राफर हो सकते हो फैशन मैगजीन्स के लिए। मैगजीन्स में जो पिक्चर्स आती हैं आपने देखी होंगी, मैगजीन्स में कैसी कैसी पिक्चर्स आती हैं, कैसी एडिटिंग होती है उसमें, वो सारा काम भी, फोटोग्राफी वाला काम भी आप कर सकते हो, और आप करा भी सकते हो फोटोग्राफर के साथ हेल्प करके। One can select any area and set up own enterprise after following due process for setting an enterprise. Enterprise सेटअप करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी चीजें फॉलो करनी होती है, वो आप फॉलो करके खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। सो ये आपका दिस इज ऑल। एडवांटेजेस, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काम करोगे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो। ये तो हम कर चुके हैं कि अपने हिसाब से काम करोगे, किसी के ऑर्डर नहीं फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप किसी और को के मेंटर भी बन सकते हो, कोई आपके अंडर भी काम कर सकता है। उसके अलावा आपकी डिसएडवांटेज क्या है कि आपको डर रहेगा कि आपका लॉस ना हो जाए। क्वालिटी, थ्रू आउट क्वालिटी सेम मेंटेन रखना, जैसी स्टार्ट की है थ्रू आउट वैसी सेम क्वालिटी रखना। कैश फ्लो खराब ना हो, उन चीजों का सारा रिकॉर्ड होना आपके पास। कस्टमर बेस आपके पास कैसा है? अब हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर के। अनीता डोंगरे हो गया, शिल्पा शर्मा हो गया, ये सारे एग्जांपल हमारे एंटरप्रेन्योर के हैं, जो कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना छोटा छोटा बिजनेस कोई स्टार्ट किया। फैशन जर्नलिज्म हम कर चुके हैं, जो भी हमें मीडिया के थ्रू या फिर जो भी हमें चीजें, जर्नलिस्ट क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग मीडियाज में देके आता है, न्यूज़पेपर में भी देगा, टीवी में भी देगा। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अगर फैशन जर्नलिस्ट है तो वो फैशन शोज अटेंड करेगा, फैशन इवेंट्स अटेंड करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेके मैगजीन्स में देगा, न्यूज़पेपर में देगा, मीडिया में देगा। ठीक है, जॉब रोल क्या है इसका? एडिट करना आर्टिकल्स, न्यूज आइटम्स निकालने, कवरिंग पे क्या होना चाहिए इवेंट्स में, न्यूज में, सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेना या अदर प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लेना, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करना, अपनी ओपिनियन देना फैशंस पे। ये आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी कि कोई किसी की ओपिनियन ले रहा है कि उसकी ड्रेस कैसी थी, उसकी ड्रेस कैसी थी, तो उनकी ओपिनियन लेना वो भी हमारा आता है। अब इसमें करियर पाथ, हमारे अलग अलग करियर पाथ, बेसिक वही हो जाता है कि अगर आप जर्नलिस्ट हो तो एज एन असिस्टेंट काम करोगे आप पहले, ठीक है, उसके बाद ही आप उस लेवल तक जा सकते हो, पहले आप किसी के अंडर काम करके सीखते हो चीजों को। एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज फैशन डिजाइन के लिए लिस्ट है आपकी। बुटीक,
क्राफ्ट मेकर, कलर एंड डाई सुपरवाइजर, स्विंग मशीन ऑपरेटर, पावर लूम ऑपरेटर, जो हैंडलूम जैसे मैंने बोला था, हैंडलूम हाथ से चलाने वाली, पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी से जो चलेगी वो, ये सारे आपके क्वालिटी कंट्रोल में भी आप काम कर सकते हो, गारमेंट काटने में भी आप काम कर सकते हो, बायर, फ्लोर मैनेजर, ये स्टाइलिस्ट भी, एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ कंसल्टेंट, टीचिंग में भी जा सकते हो आप, प्रोग्राम, फैशन के प्रोग्राम्स कैसे क्या क्या होंगे, क्या क्या फॉलो होने चाहिए, वो चीज़ भी आप देख सकते हो। मशीन की मेंटेनेंस, मैकेनिकल जो मेंटेनेंस होती है वो भी आप, उसमें भी आप जॉब रोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा, ठीक है। एंड किसी ने कुछ पूछना है? आपकी खत्म हो गई है क्लास, तो किसी को कोई डाउट है? मैम बोलो। मैम फैशन जो फोरकास्टेड होता है उसका जो काम है वो प्रिडिक्शन अजम्पशन में ही डिपेंड होता है। वो डेटा के थ्रू अजम्पशन होता है। अजम्पशन बिल्कुल 100% अजम्पशन नहीं है कि उसने कुछ सोचा और उसने बोल दिया कि हाँ ये ट्रेंड में जाएगा, नहीं। उसके पास पुराने ईयर्स का डेटा होगा सारा, ठीक है, कि कितने साल पे क्या रिपीट में चल रहा है, किस महीने में कैसी चीजें आई हैं, और वो ये चीज भी ध्यान रखेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं। तो मैम ठीक है, उसकी जो भी वो डेटा के बेसिस पे फाइनलाइज करता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। नहीं 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 नहीं, वो 100% बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट वो रिलायबल डेटा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप रिलाई नहीं कर सकते उस पर, कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ओके मैम। कहीं ना कहीं फैशन फोरकास्टर्स के गट फीलिंग और जो उनके इंस्टिंक्ट होते हैं ना, वो थ्रू टाइम कहीं ना कहीं वो फाइन होते जाते हैं, कि उनको पता रहता है कि हाँ ऐसा होगा। आप उस फील्ड में काम करते हो ना, उस फील्ड की तरह ढल जाते हो। हमें वो प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर प्रोसीजर्स यहाँ बैठ के नहीं पता, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग कर रहे हैं। हम उनके साथ काम करेंगे तो मे बी वी विल गेट टू नो कि हाँ ये अच्छा ऐसे प्रोसीजर फॉलो होके ये चीजें निकलती है उसमें से। ओके मैम। किसी का और कोई डाउट? हमारे को डाउट नहीं, बस वही मैम इतना जो असाइनमेंट जब बनाएंगे में थोड़ा तो बना फिर डायग्राम लगाना होगा ना असाइनमेंट एक में। बार दोबारा बोलो, तुम इतनी जल्दी जल्दी बोल गए हो, कुछ नहीं समझ आया मुझे। नहीं मैम मैं बोली ना थोड़ा असाइनमेंट मैंने लिखा है, और थोड़ा जो असाइनमेंट में उसमें डायग्राम भी लगाना पड़ेगा ना। असाइनमेंट किन्होंने दिया है आपको? दूसरी मैम ने दिया था? हाँ दिया था, जब मैं दिल्ली में थी ना तब मैम बोली थी असाइनमेंट बनाना, फिर मैं अरुणाचल आ गई हूँ तो फिर मैंने पेज सब ले लेके रखा हुआ, थोड़ा लिख रही हूँ, क्वेश्चन तैयार किया, अब आंसर ढूंढ के सब असाइनमेंट बनाने के लिए मैम ने बोला था। ठीक है, इसीलिए कोई नहीं, बनाओ, बन जाएगा। एग्जाम तो मैम मैं नेक्स्ट दिसंबर में एग्जाम दूंगी, जब यहाँ दिल्ली में जाऊंगी तब मैं एग्जाम दे पाऊंगी। ठीक है ठीक है, इतने कोई नहीं, आप असाइनमेंट्स बनाओ, तैयारी करो अच्छे से। यस मैम। किसी और का कोई और डाउट है? एनीवन एल्स? नो मैम। थैंक यू मैम। यू वेलकम। तो आप लोग लीव कर सकते हैं, दिस क्लास इज ओवर। यस मैम। थैंक यू। ओके, यू Ma'am, this will be वेलकम। the last. This is the last class, right? यस, दिस वाज द लास्ट क्लास। Okay. Thank you very much, ma'am. यू वेलकम मीना। थैंक यू मैम। यू वेलकम, यू वेलकम। ठीक है मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मैम एक चीज़ बोलनी है। हाँ जी विनीता। मैम आपकी क्लास में 100% लोगों ने जवाब दिया है, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। हाँ मैम मैं भी यही बोलना चाहता, अब अच्छा पढ़ाए हो मैम। हाँ थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके, ठीक बाय है मैम, बाय, बाय टेक बाय। केयर। ठीक है थैंक यू मैम। मैम, टेक केयर यू टू। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।